लेकिन मेरा लास्ट ईयर सी सेट क्लियर नहीं हुआ 2 मार्क्स से, तो बहुत बहुत डिसहार्टनिंग था। और 1-2 महीने में तो बड़ा शौक में रहा कि क्या रखा है इन सब चीज़ों में। इतना पढ़ के भी जीएस कर लिया, तब भी कुछ किसी और चीज़ में नहीं हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। मैंने 22 और 23 का पेपर उठाया, क्योंकि उसके पहले के पेपर तो सब ओके ही हैं। उसमें क्या थे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक थी। तो मैंने क्या किया, कहीं से कोई बुक वुक नहीं खरीदी, सीधे यूट्यूब पे गया और मैंने सीधे लिखा कि 2022 सी सेट का सॉल्व मैथ्स पार्ट ऐसे करके। और उसमें सारे उसने पढ़ाने लग गए। कोई टीचर था, टीचर का नाम नहीं मुझे पता है, बहुत पहले की बात है। तो जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि अरे अच्छा ये तो हो गया, जो मेरा सही था वो छोड़ो, और जो उसने बताया कि इसमें यहाँ से ये कर देना है, तो 6-8 घंटे पढ़ने हैं रोज़, बस। पूरा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया। मैं घूमने जाता था, मुझे ट्रैवल का शौक था, हॉबी भी मेरी ट्रैवलिंग लिखी थी। तो मैं तो बीच बीच में हर दूसरे हफ्ते कहीं ना कहीं घूमने जाता था। कहीं दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कभी किसी का बर्थडे है तो बर्थडे में बैठ गए, तो बैठे हैं। तो मेरा पूरा ऐसा रहा ही नहीं कि मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ रहा हूँ। कभी मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, कभी मैं 2 ही घंटे पढ़ रहा हूँ। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया था, रामजस कॉलेज में। एडमिशन भी ले लिया था मैंने। लेकिन फिर उस टाइम की सिचुएशंस ऐसी थी कि मेरे पापा जो थे बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते थे। उनको लगता था कि बच्चा तो घर पे रहना चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे हॉस्टल नहीं है लड़कों के लिए, और रहने के लिए जगह ही नहीं है। तो बच्चे पता नहीं कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए सत्यम सर का। विजन आईएएस के टॉपर स्टॉक में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। इनका नाम सत्यम चतुर्वेदी है और इनको इस बार जो है 205वीं रैंक मिली है यूपीएससी में। एंड सर का जो बैकग्राउंड है वो सर बेसिकली मथुरा से बिलोंग करते हैं और मथुरा में ही इनकी स्कूलिंग हुई है। सारी स्कूलिंग मथुरा से ही हुई है और सर ने ग्रेजुएशन जो है बीएससी प्रोग्राम किया है, जो फिजिक्स मैथ एंड कंप्यूटर साइंस इनका जो है सब्जेक्ट रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से किया है इन्होंने। इसके बाद इन्होंने मैथमेटिक्स में एमएससी किया है, वो भी इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मथुरा से ही किया है। कोई है क्या मथुरा से यहाँ पे? एनीवन? ओके। एंड सत्यम सर बेसिकली 2018 से जॉब कर रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को कि ये इनकी अभी 6th जॉब है। जो अभी ये जॉब कर रहे हैं ये 6th नंबर की जॉब है और अभी जो है ये आईपीएस ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये आंध्रा बैंक में बैंक पीओ के तौर पे 2018 में जॉब किए। उसके बाद जो है इनका यूपी पीसीएस में भी सिलेक्शन हुआ। वो स्विच करते रहे और अभी जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये अभी काम कर रहे हैं। और इनका जो ऑप्शनल है वो पीएसआईआर है। बेसिकली इनका मेंस का जो मीडियम है, मेंस का मीडियम इंग्लिश है और इंटरव्यू का मीडियम सत्यम सर का हिंदी है। इनके जो जीएस के मार्क्स हैं वो जीएस में टोटल चारों पेपर मिला के जो है 429 मार्क्स हैं। बहुत अच्छे मार्क्स हैं इनके जीएस में। और एसए में इनके 114 मार्क्स हैं और इंटरव्यू में इन्हें 175 मार्क्स मिला है। तो अब मैं यहाँ पे उपस्थित विजन आईएएस के फैकल्टी अशोक दुबे सर से अनुरोध करूँगा कि वो प्लांट दे के सत्यम सर को सम्मानित करें। अब मैं जय कृष्णा सर से अनुरोध करूँगा कि वो बुक और स्टूडेंट एज दे के सत्यम सर को सम्मानित करें। थैंक यू सर। ठीक है, तो अब मैं सत्यम सर से बोलूँगा कि वो आप लोगों को गाइड करें अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में।
ठीक है। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, एक छोटी जॉब से लेके अभी तक इस लेवल तक पहुंचना, बार बार जॉब को स्विच करना और यूपीएससी जैसे रिगरस एग्ज़ाम को भी उसमें देना। ठीक है, इनिशियल अटेम्प्ट्स में पीटी ना होना, फिर मेंस ना होना, फिर सेलेक्ट हो जाना, ये काफ़ी चैलेंजिंग इनके लिए जर्नी रही है। तो वो अपनी जर्नी तो शेयर करेंगे ही आपके साथ, और प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू और टाइम मैनेजमेंट को लेके जो भी इनकी स्ट्रैटेजी रही है वो भी आपके साथ वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो सत्यम सर प्लीज़। हेलो, मेरा नाम सत्यम चतुर्वेदी है। मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ और आज विजन ने मुझे बुलाया है आप लोगों को कुछ इंसाइट्स बताने के लिए जो आप लोगों को लगता हो। आप मेरे से क्वेश्चंस भी बाद में पूछ सकते हैं, आप बीच में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो आपको लगे कुछ डाउट हो कि क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, तो आप बीच में बोल सकते हैं। मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग वही मथुरा में हुई है। 12th तक मैंने वहीं से पढ़ा। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया था, रामजस कॉलेज में। एडमिशन भी ले लिया था मैंने, लेकिन फिर उस टाइम की सिचुएशंस ऐसी थी कि मेरे पापा जो थे बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते थे। उनको लगता था कि बच्चा तो घर पे रहना चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे हॉस्टल नहीं है लड़कों के लिए, और रहने के लिए जगह ही नहीं है, तो बच्चे पता नहीं कैसे रहते हैं कैसे रहते हैं। तो मैं उस टाइम पापा की बातों में आ गया कि हाँ भैया पापा सही बोल रहे हैं, पापा तो बोल रहे हैं तो कुछ तो बोल रहे होंगे। तो फिर मेरा रामजस कॉलेज में एडमिशन करा के वापस ले लिया एडमिशन। और मैंने मथुरा से, फिर मथुरा में एक बीएससी कॉलेज है जो आगरा यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, वहाँ से मैंने बीएससी की। उसके बाद फिर मैंने वहीं से एमएससी की थी मैथमेटिक्स से। इसी बीच जब मैं एमएससी कर रहा था तब मेरे मन में आया कि एग्ज़ाम दे लेते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ के। जब मैं छोटा था तब मुझे इतना पता नहीं था, ये बैंक के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम्स, यूपीएससी का पता था क्योंकि छोटे से घर वाले बताते थे कि एक एग्ज़ाम होता है, कि एक डीएम होता है, एसपी होता है, कि ये लोग बड़े बड़े होते हैं, इनसे पूछो। मैंने पूछता था कि ये लोग कैसे सेलेक्ट होते हैं, बनते कैसे हैं, तो एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी। मैंने कहा अच्छा होता होगा। उसके बाद फिर जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था तो वहाँ के लोकल बच्चों के द्वारा मुझे पता पड़ा कि कोई एसएससी और ये सब भी एग्ज़ाम होते हैं। तो तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी उसके लिए, यूट्यूब से ही मैंने, यूट्यूब पे उस टाइम यूट्यूब का बूम आया था 2017-18 के समय में। तो यूट्यूब पे सारे वीडियोस और सब कुछ आते थे, तो मैंने सिलेबस देखा, पीवाईक्यूज देखे और यूट्यूब से पढ़ाई शुरू कर दी कि जो मुझे टॉपिक लगता था कि ये पेपर में आया है, वहाँ यूट्यूब पे सर्च मारा कि ये पूरा टॉपिक कैसे होता है, वहाँ से पढ़ा। तो मैंने एक साथ एग्ज़ाम दिया था, एसएससी सीजीएल का और आईबीपीएस का। तो और आईबीपीएस क्लर्क का भी दिया था, और भी एग्ज़ाम दिए थे। तो आईबीपीएस पीओ सब में हो गया मेरा। आईबीपीएस पीओ में मेरा पहले रिजल्ट आ गया क्योंकि उसका प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो उसमें मेरा आंध्रा बैंक में सिलेक्शन हो गया था। मेरी पोस्टिंग बिलासपुर में हुई थी, मैं हिमाचल रहा 9-10 महीने। उसके बाद इसी बीच फिर एक साल बाद मेरा एसएससी का रिज़ल्ट आया सीजीएल का। तो उसके बाद एक और एसएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, मौसम विभाग का आईएमडी का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी मेरा हो गया था। तो जब मेरा उसमें हुआ तो मैंने बैंक की तब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि अब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब दिल्ली जाने को मिलेगा। मेरी रैंक इतनी अच्छी थी कि मैं दिल्ली में, मेरी लोधी रोड पे हेडक्वार्टर है मौसम विभाग का, वहाँ पे पोस्टिंग हो गई। और फिर मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन। Most UPSC aspirants fail before they even begin. Here's how you avoid that. The mistake: they jump into preparation without a roadmap, a mentor, or a clear strategy. At Vision IS Delhi, we help you build your UPSC foundation the right way from day one. Get structured coverage, prelims, main CSAT, and essay, all broken down step by step so nothing feels overwhelming. Smart current affairs with PT 365 and Mains 365. You focus only on what truly matters, no fluff. Personal mentorship, real one-on-one guidance to help you fix weak areas and boost what you're already good at. Test plus feedback loop, regular tests with detailed feedback so you never lose track of your progress. Don't start blind, start smart with Vision IS Delhi. This is where your serious UPSC journey begins.
तो मैंने एक फाउंडेशन कोर्स किया था एक कोचिंग से। तो मैं वहाँ पे क्या होता है, ड्यूटीज़ जो होती हैं वो रेगुलर नहीं होती हैं, वो 6-6 घंटे की होती है। तो मेरी ड्यूटी होती थी 1 बजे से लेके 6 बजे तक, और फिर 7 बजे से मैं कोचिंग जाता था राजेंद्र नगर में। मैंने फाउंडेशन कोर्स वहाँ से किया, और करीब 10-11 महीने मैं मौसम विभाग में जितना रहा उतने टाइम मैंने फाउंडेशन कोर्स किया। तो मैं आधे टाइम ऑफिस जाता था, आधे टाइम पढ़ता था फाउंडेशन कोर्स में। उसी साल मैंने एक अटैम्प्ट दिया, जो मुझे लगा कि मैंने कोचिंग कर ली है और अब तो मैं जानता ही हूँ सब कुछ। और मैंने पेपर दे के आया तो पता पड़ा कि नहीं, पेपर तो ऐसे नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। अब मैंने प्रैक्टिस कुछ भी नहीं की थी। उसके बाद फिर मेरा एसएससी सीजीएल में हो गया, तो फिर मैं वहाँ पे एएसओ की पोस्ट पे एमएचए में लग गया। मैं जब से वहीं पर हूँ। बीच में 21 में मेरा यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था। मैं नोएडा अथॉरिटी में फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पर गया था। वहाँ पे मैं 4-5 महीने रहा। वहाँ का थोड़ा सा कल्चर ऐसा था, और वहाँ पे थोड़े कैरियर प्रोस्पेक्ट में थोड़ा सा दिक्कत थी, इसलिए मैं वापस आ गया लियन लेके, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक उसको एक सुविधा मिलती है। अभी करेंटली मैं एएसओ हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। मेरा प्रमोशन का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है पिछले साल, लेकिन क्योंकि मैं बीच में यूपी पीसीएस में चला गया तो मेरी सर्विस ब्रेक हो गई 4 महीने की। तो उसकी वजह से मैंने एग्ज़ाम क्लियर भी कर दिया। मेरी पूरे सीएसएस में 3rd रैंक आई थी, 4th रैंक, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं दिया सबको प्रमोशन दे दिया। तो अब मेरे सारे बैच के अब सेक्शन ऑफिसर हैं और मैं ए से हूँ क्योंकि मैं पीएससीएस में चला गया था। ये किस्मत होती है। तो उसके बाद अभी मैं एएस हुई हूँ। अभी दोबारा फिर एग्ज़ाम हो गया है उसका प्रमोशन का, तो होपफुली इस बार हो जाएगा क्लियर। तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसी बीच अभी एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो ये मेरे बारे में है। इसके बाद मैंने अटैम्प्ट देना स्टार्ट की। ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। मैंने 5 अटैम्प्ट दिए थे, 5 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। 4 में तो जीएस वाला ही क्लियर नहीं हुआ, और 5th अटैम्प्ट में लास्ट ईयर मेरा सीसेट क्लियर नहीं हुआ। 2 मार्क्स से सीसेट रह गया, जो कि काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए। और क्योंकि मैंने एसएससी सीजीएल किया हुआ है, मैंने बैंक के एग्ज़ाम दिए हैं, रीजनिंग, मैथ, ये सब मुझे अच्छे से आता है। मैंने मैथमेटिक्स से एमएससी कर रखी है लेकिन मेरा लास्ट ईयर सीसेट क्लियर नहीं हुआ 2 मार्क्स से, तो बहुत बहुत डिसहार्टनिंग था। और 1-2 महीने में तो बड़ा शौक में रहा कि क्या रखा है इन सब चीज़ों में। इतना पढ़ के भी जीएस कर लिया, तब भी कुछ किसी और चीज़ में नहीं हो गया। तो उसके बाद मैंने खुद को संभाला और फिर इस बार अच्छे से अटैम्प्ट दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जीएस तो अब मेरा हो रहा है क्लियर, और सी सेट में करना है। तो इस बार सी सेट में मेरे 135 मार्क्स आए हैं। तो पिछली बार तो मेरे 62-64 नंबर थे। उसके तो ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। इसके पहले मैंने 2018 या 19 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया होगा। तो जो मैंने आपको बताया कि तब जब मैं कोचिंग कर रहा था वो, उसके बाद एक कोविड में अटैम्प्ट दिया था। 2 अटैम्प्ट ये थे जो मेरे अच्छे नहीं गए थे, मतलब मेरे 10 नंबर कम होंगे कट ऑफ से। तो वो सी सेट तो मेरा हमेशा क्लियर होता था। अभी फिर 3rd अटैम्प्ट में मेरा 1 मार्क से रह गया, और उसके बाद वाले अटैम्प्ट में मेरा 1.5 मार्क से रह गया। तो इससे आपको ये पता पड़ सकता है कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, और बीच बीच में आपको इतनी दिक्कतें आ जाती हैं कि आपको लगता है कि जब मेरा 1 मार्क से रह गया, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा। तो फिर 1.5 मार्क से रह गया। तो फिर मन में लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा करके। तो इसके लिए मुझे लगता है एक वो है कि आप जब स्टार्ट करते हैं कोई भी प्रिपरेशन, तो आपके पास एक वाई होना चाहिए कि क्यों कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट डे जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन की मुझे ये करना है, तो आपको क्यों करना है। सबका अलग अलग रीज़न हो सकता है। मेरा रीज़न था कि मुझे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पावर पे आना था, कि मैं सच में कुछ डायरेक्टली किसी का भला कर पाऊँ। किसी का मनी हो सकता है, किसी का फेम हो सकता है, किसी का पावर होता है, किसी का होता है पेरेंट्स खुश हो जाएं, किसी का होता है ऐसे मज़े मज़े में कर लें, बहुत ज़्यादा बहुत तूफ़ानी लड़के होते हैं कुछ। तो आपका एक वाई होना चाहिए, ठीक है। जब मेरा अटैम्प्ट मेरे प्रीलिम्स नहीं हो रहे थे, तो मैं 1 महीने के लिए बिल्कुल उसमें चला जाता था कि क्या करना, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन तब मुझे ध्यान आता था कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। तो जब आपके दिमाग में रहता है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, तो आपको पता है कि आपके पास अटैम्प्ट है, आपको करना है। सेकेंडली एक और बात है, आपको ये भी समझना पड़ेगा इस यूपीएससी जर्नी में, क्योंकि हम लोग एक यंग कंट्री हैं, ठीक है। तो और यूथ की ज़रूरत है कंट्री को। तो आप अपने बहुत सारा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत आपको मुझे लगता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप कर पाएंगे तो आप करें। मेरे पास एक बैकअप प्लान था पहले से। मेरे पास जब मैंने अपना कॉलेज छोड़ा भी नहीं, उसके पहले ही जॉब थी। तो मेरे पास हमेशा जॉब रही है, तो मैं सारे अटैम्प्ट दे सकता था। स्टार्टिंग से अटैम्प्ट दे सकता था मैं,
लास्ट तक दे सकता था, मुझे कोई बोलने वाला नहीं था, मेरे घर वाले बोलने वाले नहीं थे, बहुत सेटिस्फाइड थे। वो मुझसे उल्टा बोलते थे कि क्या करोगे, पढ़ाई करके पढ़ क्यों रहे हो, फालतू में पढ़ते रहते हो, अपना हेल्थ ख़राब कर रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, रात में क्यों जग रहे हो। तो आपके पास एक, मुझे लगता है कोई बोलता है प्लान भी होना चाहिए, तो 2-3 अटैम्प्ट आप दो अच्छे से, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप ज़रूर प्लीज़ सोचो ज़रूर, क्योंकि बाद में जब आपके लाइफ के वो ईयर्स निकल जाते हैं तो बहुत रिग्रेट होता है। क्योंकि मैं तो लकीली मेरा हो गया, अगर 6th में भी नहीं होता तो मेरे पास ज़ीरो से कुछ नहीं रह जाता, और इतनी अटैम्प्ट इतने प्रयास करने के बाद क्या फ़ायदा होता, कुछ नहीं होता। तो आपके पास एक वो एक होना चाहिए। जैसे अभी मेरे एक कलीग हैं जो अभी इस बार सिलेक्ट हुए हैं 24 में, वो मिले थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो अभी उनकी रैंक अंडर 10 ही आई है। तो वो बोल रहे थे कि मुझे मिले थे तो बोल रहे थे कि इस बार मैंने एसएससी का एग्ज़ाम भी दिया था, और मैंने सोचा था कि ये उनका 5th अटैम्प्ट था, उन्होंने सोचा था कि अब नहीं दूंगा, और एसएससी का भी दिया, उन्होंने उनका एएसओ के पोस्ट पे हो गया था इस बार, उन्होंने सोचा था कि ज्वाइन करके रहूँगा मैं, तो ज्वाइन करके छोड़ दूंगा, अब नहीं दूंगा। तो उन्होंने भी सोचा एक टाइम के बाद कि नहीं, मुझे दूसरी तरफ भी जाना चाहिए। तो एक समय के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ही हटे हुए हैं इस चीज़ से, तो आप दूसरी तरफ भी कोशिश करिए। और ये आपको तब लगेगा जब आप कोई प्रेशर में काम कर रहे होंगे। आप प्लीज़ प्रेशर में मत पढ़िए कि किसी के प्रेशर में पढ़ रहे हैं कि माँ बाप बोल रहे हैं या कलीग कर रहा है या दोस्त ने कर लिया तो मुझे करना है। आपको अगर अच्छा लगता है, आपको अगर इंटरेस्ट है तभी करिए, नहीं तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और आपको ज़िंदगी भर के लिए एक स्कार छोड़ जाता है आपकी लाइफ में, तो वो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे आप, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है मैं ये बात बताना चाहता था। तो 2018 के बाद से मेरा प्रीलिम्स हुआ नहीं था, इस बार मेरा प्रीलिम्स हुआ। तो प्रीलिम्स में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा प्रीलिम्स में मैंने क्या किया इस बार, जो पिछली बार भी किया था। पिछली बार में मेरे कट ऑफ से ऊपर मार्क्स थे। तो सबसे पहले जो मैं 4 अटैम्प्ट में नहीं कर रहा था वो था प्रैक्टिस। मैंने सब पढ़ लिया, मुझे सब आता है, मुझे पता है सब कुछ क्या है। जैसे आप लक्ष्मीकांत हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे, एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, आप तीसरी बार भी पढ़ोगे तो आपको कुछ वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा। और आप अगर एग्ज़ाम देने जाओगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो उसमें आप देखोगे कि आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है कि आपने लक्ष्मीकांत 4 बार 5 बार पढ़ ली तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आपने तो 2 बार पढ़ा था अच्छे से, वही चीज़ें आपको हमेशा ही याद रहनी है। अब आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे 10 अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे जो कंसेप्चुअल होते हैं, आपने किताब पढ़ के किया। जो 4 क्वेश्चन है ना, वो प्रैक्टिस से आते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मॉक टेस्ट दिए बहुत सारे। तो मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी प्रीलिम्स के लिए। एक जो मॉक टेस्ट होते हैं बिफोर प्रीलिम्स फ्री वाले, जो हर कोचिंग कराती है, वो मैं जाके दे के आता था, और मैंने वो बहुत सारे दिए। जो पेड होते थे वो मैं परचेज कर लेता था, घर पे बैठ के देता था। तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। उसके बाद क्या, मॉक टेस्ट करने का एक तरीका है, आपने मॉक टेस्ट कर लिया, उसके बाद पेपर आपके सामने है, आपने हो गया, आंसर आ गया, आंसर किया गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आंसर आ गया कि मेरे 90 नंबर बन रहे हैं, लेट 90 हो गया, चलो पेपर ख़त्म, और उसको रख दिया। ये तरीका नहीं है। आपके 90 जो नंबर आ रहे हैं वो ठीक है, आप फिर से पेपर उठाइए और आधा घंटा लीजिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए कि ये तो चलो ठीक हो गया, सेकंड में ये गलत क्यों हो गया, क्या मैंने इसमें गैस किया था, या मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और 2 ऑप्शन रह गए, तो ये 50-50 वाला गलत हुआ है, या मुझे बिल्कुल आता ही नहीं था और मैंने फालतू में इसको मार्क कर दिया, या मैंने छोड़ दिया। तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको छोड़ने होते हैं पेपर में, पूरे अटैम्प्ट नहीं करने होते हैं। तो जो छोड़ने होते हैं, जैसे बहुत फैक्चुअल सवाल है जो आपको पता है कि कोई नहीं कर पाएगा, तो आपको उस रेस में नहीं भागना है जहाँ कोई नहीं भाग रहा, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। आपको डुएबल सवाल करने हैं, क्योंकि कट ऑफ जैसे इस बार भी 87 कट ऑफ गई है, तो 87 कट ऑफ में आपको कितने क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है अगर आपके 60 क्वेश्चन भी ठीक हो गए नेट मिला के, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप उन 40 क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये मॉक टेस्ट के मैंने आपको बताया क्या करना है, मॉक टेस्ट दे दिया, प्रैक्टिस कर ली। पॉलिटी का जैसे सवाल है कोई, आपने देखा कि 6 सवाल सबसे हो रहे हैं, 4 सवाल जो नहीं है वो क्यों नहीं हो रहे हैं, वो अलग सवाल है एक, वो आपसे दोबारा, आपको पता है कि वो दोबारा भी आपसे नहीं होगा। जब आप दोबारा भी मॉक टेस्ट वो वाला दोगे तो दोबारा नहीं होगा आपसे। तो एक नोट बना लो, एक कॉपी बना लो, एक कोई कागज़ बना रख लो, हर सब्जेक्ट का एक 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 एक, या फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिकली आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो।
क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चन को डायरेक्टली कहीं पर लिख लो आंसर, और उसको बाद में रिवाइज करना। वो होते हैं एक्सेप्शन, उस तरह के क्वेश्चन एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फैच करेंगे। तो हर सब्जेक्ट का प्रीलिम्स में ऐसा ही करना है। सेकेंडली मैंने क्या किया था कि मैं करंट अफेयर्स के टाइम क्या करता था हर साल, कि आप देखेंगे अभी अभी पेपर आने वाला है ना, पेपर से पहले कंपाइलेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं हर कोचिंग के, बहुत सारे कंपाइलेशन। और कोचिंग के नहीं, कोई भी मतलब कोई यूट्यूबर है वो भी कंपाइलेशन निकाल रहा है, किसी ने टेलीग्राम चैनल खोल लिया उसके कंपाइलेशन आ रहे हैं, तो आपका मन करेगा ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। तो रिसोर्सेज को आपको लिमिटेड रखना है। आपने जो एक साल पहले सोचा था कि मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा, आपको वही पढ़ना है लास्ट टाइम तक। बिल्कुल घोड़े की वो होती है ना जो लगी होती है इधर की, इधर जो नहीं देख पाता, उस तरह से कि देखना ही नहीं है कि कोई भी कंपाइलेशन आपका दोस्त बताएगा उसका कंपाइलेशन आया वो तो बहुत ही अच्छा है यार, तुम वो क्यों नहीं पढ़ रहे हो। भाई मैं वही पढ़ूंगा जो मैंने सोच रखा है, ठीक है। और ये लास्ट के 2 अटेम्प्ट में मेरे जीएस में मार्क्स आए क्योंकि मैंने वही पढ़ा लिमिटेड, कम। और जबकि पिछले 4 अटेम्प्ट में मैंने ज़्यादा पढ़ा था तो क्लियर नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है, रिसोर्सेज को कम रखना है, ठीक है। और मैंने क्या किया था, मैंने इस बार सोचा था कि मैं और कुछ नहीं करूँगा, विजन की जो मंथली मैगजीन आती है मैंने कि वही पढ़ूंगा। तो मैंने निकाली मंथली मैगजीन, जैसे 24 में एग्ज़ाम हुआ तो 23 की जनवरी से निकाली, और मार्च की 24 तक मैंने सोचा कि हर मंथली मैगजीन में करीब 100-120 पेज होते हैं। तो मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया कि इतने इंटू इतना करके कितने पेजेस हो गए, पेपर आ रहा है और इसके करीब 1 महीने पहले या 15 दिन पहले तक मुझे सारा कंप्लीट करना है। तो मैंने हिसाब लगा दिया कि मुझे डेली कितने पेजेस पढ़ने हैं, सिर्फ पढ़ने हैं, रीडिंग करनी है। क्योंकि आप जितना मटेरियल मैगजीन में होता है वो सब रट नहीं सकते, याद भी नहीं कर पाओगे, दोबारा चाहे कितना रिवीजन कर लो याद नहीं रहेगा आपको। आपको एक बार रीडिंग करनी है, रीडिंग करनी है। तो मैंने रीडिंग करी जो भी मुझे, मेरी आदत है पेन पकड़ के लिखने की, गोला करने की, मार्क कर देने की, तो मैं उस तरह से कर लेता था। आपकी जो आदत हो वो करो। मैं मैगज़ीन लेके आता था और जितने पेज मेरे टारगेट हैं वो पेज ज़रूर करता था मैं। और मैंने बस सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए इस साल वही किया, सिर्फ जो विजन की या किसी भी कोचिंग की आप कर सकते हो। मैंने विजन की ली थी क्योंकि मैंने पहले भी पीटी पढ़ रखी थी। मैं जब पीटी पहले पढ़ता था तो मुझे लगता था कि कितना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता भी है। तो आप अगर पिछले 1-1.5 महीने से ही पढ़ते चले आओगे लगातार, कि रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, और जनवरी से पढ़ना स्टार्ट किया आपने, पॉलिटी ख़त्म की, और उसमें सेक्शनल वाइज होते हैं आपके यहाँ पेज, कि मुझे 20 पेज पढ़ने हैं रोज़, तो बस आप 20 पेज पढ़िए, उसमें पॉलिटी भी आ जाएगी, पॉलिटी खत्म होगी, कभी कुछ पार्ट आ गया, कभी कुछ पार्ट आ गया। ऐसा भी नहीं कि आप एक ही चीज़ पढ़ते जा रहे हो, वैरायटी ऑफ चीज़ पढ़ोगे तो आपका दिमाग भी उस तरह से हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं और कोई इसका पैटर्न नहीं होता। तो मैंने ये किया था, तो आप ये कर सकते हो। पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ पीटी पढ़ी थी। लक्ष्मीकांत मुझे लग रहा है मैंने 2021 में पढ़ी होगी लास्ट टाइम, उसके बाद मैंने लक्ष्मीकांत कभी उठाई ही नहीं है। और मुझे इस बार मेरे GS2 में 124 मार्क्स हैं, तो मुझे कभी लक्ष्मीकांत की उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। लक्ष्मीकांत में ऐसा कुछ नया है जो आपको, एक बार आप रीडिंग करिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक है, पूरी अच्छे से रीडिंग करिए, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, मॉक टेस्ट से, PYQ से, और जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसमें लिंक करते जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। और बाकी साइंस एंड टेक तो मैंने विजन से ही पढ़ा था, ये मंथली से ही, मैंने एक्स्ट्रा कुछ साइंस एंड टेक के लिए नहीं किया। मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रहे हैं लास्ट 2 अटैम्प्ट में, बहुत लिमिटेड, कि यही 2 चीज़ें पढ़नी है और वही 2 चीज़ों से पेपर आता है। कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अनप्रेडिक्टेबल, बहुत प्रीलिम्स से आप जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे 20-25 जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, किसी ने नहीं सुने जो पेपर दे रहा है। तो आपको वो क्वेश्चन पे इतना फोकस नहीं करना है कि ये बहुत टफ पेपर आ गया, आपको कंसेप्चुअल सवाल सही करने हैं। इकोनॉमी के कितने सवाल आते हैं, 10-12 सवाल, 14 सवाल तक, 15 सवाल तक आ जाते हैं। पॉलिटी के सवाल कंसेप्चुअल आते हैं, पॉलिटी के सही करो। तो आप इस तरह के, और जैसे हिस्ट्री के सवाल हैं, हिस्ट्री के बिल्कुल, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले नहीं समझ पा रहे कि हिस्ट्री के सवाल क्या आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी सुना ही नहीं इस बारे में, तो अटेम्प्ट मत करो। अटेम्प्ट वही करो जो आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा है, सुना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो अटेम्प्ट करो जहाँ आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 50-50 हो रहा है, ठीक है। जहाँ भी 3 हो रहा है वहाँ तुक्का मत लगाओ। और 50-50 वाला जो केस है उसको आपको मास्टर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ प्रैक्टिस का ही खेल है। बार बार मॉक दो, बार बार मॉक दो। जैसे प्रीलिम्स आ रहा है तो 3-3, 2-2, 3-3 दिन बाद मॉक्स दो।
ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं ना मॉक्स देने हैं मुझे, मैंने टारगेट बनाया कि 50 मॉक दूंगा, तो उसने साल भर तो मॉक दिए नहीं, उसने सोचा कि अब पेपर आ गया मई में दूंगा मैं सारी मॉक, तो बैठ के मॉक ही दे रहा है और उसको ना एनालाइज कर रहा। पेपर देने से कुछ फ़ायदा नहीं है आपका, पेपर के बाद आप आके जब तक क्वेश्चंस को देखोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको एनालाइज करो। उसके बाद मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा चीज़ जो PYQ थी, मैं PYQ को नज़रअंदाज कर देता था या ऊपर ऊपर से पढ़ लेता था। पिछले 2 अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि PYQ पकड़े और पेन लिया और PYQ सॉल्व करनी स्टार्ट किए। बहुत सारे PYQ ऐसे तो बहुत ईजी होते हैं, आप तो कहोगे कि यार ये क्या है, ये तो ऐसा पेपर में आता ही नहीं है, लेकिन वो उस टाइम पेपर में आता था। आप अगर आज से 5 साल बाद कोई पेपर दे रहा होगा तो वो कहेगा यार पेपर कितना ईजी है 23 का 24 का, तो वो तो अपडेटेड होता रहता है मटेरियल। लेकिन क्या होता है PYQ में कि इस साल 2005, 2007, 2008 का कोई एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट आ जाएगा, स्टेटमेंट के रूप में। अगर आपने PYQ पहले किया हुआ है तो आपको ध्यान आ जाएगा, अरे हाँ ये तो ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका एक स्टेटमेंट ठीक हो गया, और हो सकता है बाकी लोगों ने ये नहीं किया हो, तो आप यहाँ पर आपको रेस में आगे बढ़ना है। सेकंड बात ये है कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, तो आपको कैसे भी कुल मिला के उतने क्वेश्चन ठीक करने हैं कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, बात खत्म। आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो PYQ मैंने क्या किया, फर्स्ट रीडिंग करी, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, हो रहा है, आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा, ये मुझे आता नहीं है, तो मैंने उस पर मार्क कर दिया, अगला बढ़ता गया ऐसे फिर मेरे फर्स्ट रीडिंग में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। फिर आप टाइमलाइन बनाओ कि अब मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करूँगा जो मार्क किए थे, दोबारा मत पढ़ो। लोग क्या करते हैं कि डबल रीडिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको लक्ष्मीकांत का बताया ना, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, फिर दोबारा लक्ष्मीकांत पढ़ ले जाएंगे रिवीजन के नाम पे, कुछ गेन नहीं होगा आपको। आपको कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा जो आपको भूल रहे हो, जिसको सच में रिवीजन की ज़रूरत है वो पढ़ो। जो आपको पता है वही रिवीजन करके फील गुड करते हैं बच्चे कि अरे वाह मैंने तो पढ़ लिया, बहुत 2-4 बार रिवीजन कर लिया, मेरा हो नहीं रहा, नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि आप वही पढ़ रहे हो जो आपको पहले से पता है। तो आप ऐसी चीज़ें पढ़ो जो आप भूल जाते हो। तो हर बुक में, हर स्टैंडर्ड बुक में आपको ऐसे करना है कि जो आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे या बाद में रिवीजन की ज़रूरत है, उसको अंडरलाइन करो, लिखो, उसके नोट्स बनाओ। नोट्स उसी चीज़ के बनने हैं। कभी भी नोट्स मेकिंग में ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है जो पहले से पता है आपको पता है आर्टिकल 14 होता है, राइट टू इक्वलिटी, तो आपने वो नोट्स में लिख दिया आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, और आपके नोट्स बन रहे हैं बड़े सुंदर, और 2-2 कॉपियाँ बन रही हैं नोट्स पूरे, कोई फ़ायदा नहीं है, सबको ही पता है उसमें नया क्या है। लेकिन आप आर्टिकल 14 का कोई ऐसा क्वेश्चन जो कहीं मॉक टेस्ट में या कहीं टेस्ट सीरीज में आया है, जो आपने पहले कभी नहीं सुना था कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गया, ये आर्टिकल 14 के अंडर कहाँ है, वो लिखो, वो है नोट्स, वो उसको रिवीजन करना है पेपर से पहले, ठीक है। तो ये सेम PYQ का है, PYQ में भी आपको ऐसे करना है, मार्क करो, डबल रीडिंग करो, फिर से रीडिंग करो, फिर आपको पता पड़ेगा कि नहीं अच्छा ये वाला मुझे याद आ गया, ये वाला याद है, उसको हटाओ, फिर से मार्क करो, थर्ड रीडिंग में फिर से मार्क करो, तो आपके PYQ कम होते जाएंगे। तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस रह जाएंगे जो आपको कभी याद नहीं होने वाले, बिल्कुल ही फैक्चुअल होते हैं, तो वो उसकी आपको रीडिंग बार बार करनी पड़ेगी। तो वो रीडिंग करो, उसमें से कई बार स्टेटमेंट डायरेक्टली आ जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। और PYQ से क्या होता है, आपको एक पैटर्न पता पड़ता है कि UPSC किस तरफ से पूछ रहा है। जैसे मीन्स में साइक्लोन, अर्थक्वेक, इस तरह के सवाल हर साल कोई ना कोई आता है, और कुछ है नहीं ज्योग्राफी में। मेंस में आप देखोगे कि आपको लगेगा कि कितना सब पढ़ना है, लेकिन असली में PYQ देखोगे मेंस के, तो आपको लगेगा बार बार हर दूसरे साल साइक्लोन का एक सवाल आ जाता है। तो अगर आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है तो आपने साइक्लोन पे एक नोट बना रखा होगा कि साइक्लोन का मैं आएगा तो ये इंट्रोडक्शन लिखूंगा, ये कंक्लूजन लिखूंगा। तो आपको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो क्या, आप कुछ नहीं पढ़ रहे, आपको सिर्फ एनालाइज किया आपने कि ये PYQ आ रहे हैं, मुझे पता है बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसके नोट बना के कि पेपर में दिख गया, क्योंकि मेंस में बिल्कुल टाइम नहीं होता, मेंस में चुटकियों में आपको क्वेश्चन करना होता है। और अगर आपने 2 मिनट भी सोच लिया ऐसे पेन उठा के कि अब क्या लिखूं, तो मतलब आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जाएगा, छूटेगा। वहाँ पे बहुत तेज़ी से लिखना होता है और लगातार लिखना होता है जो मन में आ रहा है। तो दिमाग में क्या चीज़ें आएंगी जो आपने पढ़ी हुई हैं, बार बार पढ़ी हुई हैं, जो रिवाइज है, जो आप आपस में बात करते हो। साइक्लोन, जैसे मैंने कुछ साइक्लोन बोला अभी, तो आपके दिमाग में जो बातें आई मीन्स में आप वही लिखोगे, आपको जो कोई पढ़ा गया वो नहीं लिख पाओगे। तो जो जब तक आप दोबारा उस बात को पढ़ोगे नहीं, जो पढ़ रहे हो उसको बोलो, दोस्तों को बोलो, मम्मी पापा को बोलो जाके कि आपको पता ये होता है, छोटे भाई को, छोटी बहन को बताओ। तो इससे क्या होता है, आपको मेमोरी शार्प होती है, याद रहता है। कुछ होते हैं
ठीक है, तो प्रीलिम्स में और कौन सा सब्जेक्ट रह गया? साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए तो एक्चुअली देखो, मैं अपना बताऊं तो मैंने तो कुछ नहीं किया था। साइंस एंड टेक के लिए मैंने विजन ही पढ़ी थी, जो मंथली मैगजीन आती है, तो वो काफ़ी होती है। अगर आपको बाहर से भी कोई सवाल आ रहा है तो वो हो गई। और न्यूज़पेपर हो गया। न्यूज़पेपर तो बेसिक है, मैंने इसलिए बता नहीं रहा। न्यूज़पेपर में सब कुछ कवर हो जाता है। साइंस एंड टेक और ये इन्वायरमेंट का न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा। अगर न्यूज़पेपर में भी नहीं है, आपकी मंथली मैगजीन्स में भी नहीं है, तो ऐसा कोई सवाल आ रहा है पेपर में, तो वो किसी से नहीं हो रहा है, आप घबराने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, वहाँ आपको अगर आपकी नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है, कहीं पढ़ लिया। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था इन्वायरमेंट में कि एक चिंपैंजी होता है, वो ऐसे ऐसे मारता है पेड़ पे, तो उस चिंपैंजी का नाम क्या है, ये क्वेश्चन था शायद, है ना? हाँ, ओरेंगटन, ओरेंगटन, सॉरी। तो वो 23 में आया था सवाल। तो मैंने नेटफ्लिक्स पे उसकी डॉक्यूमेंट्री देख रखी थी पहले ही। तो वो तो मैं ऐसे ही देख रहा था बैठ के, टीवी घर पे लगा के खाना खाते हुए। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो पेपर में आएगा, ना मैं ऐसे माइंडसेट से देख रहा था कि पेपर में आएगा। मैं तो बस इंटरेस्ट से देख रहा था, अरे ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। वो क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन देखते ही लगा दिया। और कितने सारे बच्चे थे जो सोच रहे थे कि कैसा क्वेश्चन आ गया, यूपीएससी कितना अनप्रेडिक्टेबल है, ये कोई सवाल हुआ, वो सवाल हुआ। तो एक किस्मत होती है, ये एक फैक्टर है किस्मत का जो चलेगा। और ये नहीं है कि आप अगर सोचो कि अरे यार मेरे पास नहीं है किस्मत, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने ओरेंगटन देखा, कोई और क्वेश्चन आया होगा वो किसी और ने देखा होगा। तो किसी ने कुछ देखा है, किसी ने कुछ देखा है। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो उस पर घबराने की वाली बात नहीं है। ठीक है, वो आपके कट ऑफ क्लियर नहीं करवाएंगे। आपके कट ऑफ क्लियर करवाएंगे आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो आप पढ़ रहे हो रोज़ रोज़, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, वो एक बोनस क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप इंस्टा भी चला रहे हो, तो जैसे मैं जॉब कर रहा था, जॉब करते करते मैंने पढ़ाई की हमेशा ही। तो मैं क्या करता था, लंच में डाउन टू अर्थ के वीडियोस देख लिए। अब डाउन टू अर्थ तो सिलेबस में नहीं है ना इन्वायरमेंट के। अब आप बोलोगे कि मैं सोर्स बताऊं कि इन्वायरमेंट में कहाँ से पढ़ता था, तो मैं तो लंच में बैठ रहा, मैंने मोबाइल यहाँ रख दिया, डाउन टू अर्थ का वीडियो चला दिया, कोई नया वीडियो है चल रहा है, तो उसमें वो पूरी बता रही है कि स्टार्टिंग से क्या था क्या नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लाई है और पहले क्या पॉलिसी होती है। वो उसमें क्रिटिकल भी होते हैं कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको याद हो जाएगा एक बार में, लेकिन आपको अवेयरनेस रहेगी कि क्या चल रहा है दुनिया में। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप जैसे सोशल मीडिया का बोलते हैं ना लोग, तो आप बिल्कुल अगर सोशल मीडिया कट ऑफ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप ऐसे चैनल्स फॉलो कर लो। ठीक है, टेलीग्राम जैसे बहुत बेनिफिशियल है। ऐसे चैनल इंस्टा पे फॉलो कर लो जहाँ ऐसी रील्स आती हों जो इंफॉर्मेशनल हैं, जो आपके पेपर में काम आ सकती है। ठीक है, कि वो मत रील देखो कि आईएएस की रॉयल एंट्री हो रही है और आईपीएस की कि मैं ये करूँगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई ना पेपर में आएगा ना किसी की रॉयल एंट्री होती है। ठीक है, तो आप उसमें रहो सब। मैंने अभी मैं मिला था सारे बच्चों से जो भी सिलेक्ट हुए हैं, तो वो हमारे जैसे ही बच्चे हैं। मैं आपके जैसा ही हूँ और वैसे ही वो बेचारे सीधे साधे से ऐसे। हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अलग थे, कुछ उन्होंने अलग कर दिया, उन्होंने वो बस फोकस रहे। ठीक है, कोई भी कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी वाली बात होती है। तो कंसिस्टेंसी अगर आपकी बना के रखिएगी और आप स्ट्रेटजी बनाओगे और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो कोई टफ बात नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से हटिए। तो मैं मोबाइल का बता रहा था, तो मोबाइल का आप इंस्टा पे ऐसे चैनल फॉलो कर सकते हो जहाँ आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिले। ये अपना टाइम सेट करो, अगर आपको बिल्कुल लत लगी हुई है मोबाइल की, तो टाइम सेट कर लो कि दिन में 1 घंटे मैं बिल्कुल रील ही चलाऊँगा, तो रील चला लो। तो लेकिन बिल्कुल ऐसा कटने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मुझे 24 घंटे पढ़ाई करनी है। और एक बार एक मैंने न्यूज़ में देखा कि आ रहा था कि 22 घंटे पढ़ाई करके क्लियर किया एग्ज़ाम। अब बताओ कोई 22 घंटे पढ़ाई कर सकता है? तो ये सब कहने की बातें होती हैं जो आपको टीवी पे और उसमें देखते हैं। आप 6-8 घंटे अगर डेली पढ़ रहे हो तो वो सफिशिएंट होता है, काफ़ी होता है। और कई दिन नहीं पढ़ो, कई दिन ज़्यादा भी पढ़ लो। किसी दिन जैसे मन कर रहा है, किसी दिन मन करता है तो आप ज़्यादा पढ़ लेते हो, 10-12 घंटे तक पढ़ते जाते हो, पढ़े जा रहे हो, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। किसी दिन होता है मन ही नहीं कर रहा, मूड ख़राब है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ा, पूरे दिन बस न्यूज़पेपर ही न्यूज़पेपर पढ़ा। मेरे साथ कई बार ऐसा होता था, मैं ऑफिस में था, तो जैसे कई बार होते हैं, कलीग्स होते हैं, बॉस होते हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया, उल्टा सीधा कर दिया, तो मूड ख़राब हो जाता था। तो मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ा और मेरा मूड ख़राब है, ना मैं काम करूँगा ऑफिस का ना मेरी मन कर रहा पढ़ाई करने का, कुछ नहीं कर रहा मैं भी मोबाइल ही चलाए जा रहा हूँ, तो वो दिन वेस्ट हो गया। लेकिन
अगले दिन बैठ के मैंने ये नहीं सोचा कि अरे यार कल दिन वेस्ट हो गया, अब क्या करूँगा अब क्या करूँगा। अगले दिन मेरी जो स्ट्रेटजी थी पहले से, मैंने फिर से उसको फॉलो किया। तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए आपको साल भर, बस 1 साल चाहिए कंसिस्टेंसी। 1 साल अगर आप ऐसे रखोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आप देखोगे खुद कि आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, लंबी छुट्टियाँ मत लो कि लंबी 4 5 8 दिन मैं नहीं पढ़ूंगा, बच्चे ऐसे करते हैं, और फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। मई में एग्ज़ाम है तो मैं अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, उसके पहले मैं मज़े मारता हूँ। धीरे धीरे पढ़ो, थोड़ा कम कम से स्टार्ट करो, और फिर लास्ट में आप जब एग्ज़ाम आएगा, जब आप कम कम पढ़े होगे पहले का, तो आपके मन में होगा कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप पहले ही प्रिपेयर नहीं होगे तो लास्ट में आपको ओवरलोड हो जाएगा सब कुछ, आप पढ़ नहीं पाओगे और ना कुछ याद रहने वाला। तो धीरे धीरे कंसिस्टेंस जो है ना, कंसिस्टेंसी वो की है। और प्रीलिम्स में और क्या, आपका कोई सवाल है प्रीलिम्स में? आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने क्या किया था, वो फाइन आर्ट्स जो एनसीईआरटी आती है उसके मैंने नोट्स बना लिए थे। फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी है, आप ऐसा करो, एक बार पढ़ो उसको, और एक बार रीडिंग कर ली, ठीक है, उस तब नोट्स नहीं बनाने। सेकंड टाइम में अब दोबारा पढ़ो उसको। अब फर्स्ट टाइम में उसमें बहुत सारा आएगा, नगारा स्टाइल, ये स्टाइल, वो स्टाइल, तो आप सब कुछ लिखने लग जाओगे, फिर किताब को किताब में छाप दोगे। कई लोग लक्ष्मीकांत को लक्ष्मीकांत बना देते हैं दोबारा एक और कॉपी उसकी, तो वो नहीं करना है। तो एक बार आपने फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद आप नोट्स बनाओ उसके, ठीक है। और उसमें तो इतनी पतली सी किताब है वो, और उसमें क्या कहते हैं आप, प्रॉब्लम क्या है ना कि बच्चे क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट को एक ही दिन फोकस करना। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपने अगर 4 सब्जेक्ट हैं जीएस के, तो जीएस 1 2 3 4 को 2 घंटे दे दो पूरे दिन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका वाइडली सिलेबस कवर होने लगेगा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जीएस 1 में हिस्ट्री पढ़ने लग गए तो हिस्ट्री पढ़े ही जा रहे हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, वो पढ़े ही जा रहे हो, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े ही जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो। तो ऐसा मत करो। सब में जैसे मैंने 20 पेज वाला टारगेट बताया ना आपको मेन उसके लिए, पीटी के लिए, ऐसे ही आप सब हर चीज़ का टारगेट बनाओ कि इतने पेजेस के, इतने पेजेस के, एक चैप्टर इसका, कम 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 कम, छोटा छोटा। बस आप जैसे नोट्स बनाने हैं तो आपको पता है मुझे एक चैप्टर के नोट्स बनाने हैं आज फाइन आर्ट्स के, बस एक चैप्टर के नोट्स बनाओ, कॉपी लो, और जो आपको लग रहा है पढ़ो उसको, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं आता, उसके नोट्स बनाओ। तो मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए सिर्फ फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी ही पढ़ी थी, और बाकी तो प्रीलिम्स के लिए एंशिएंट इंडिया वाली और मीडिएवल इंडिया की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो मैंने पढ़ी थी 2020 में, 2020-21 में। और उसी समय मैंने नोट्स बना लिए थे अपने, जो मेरे नोट्स थे कोचिंग के, उसी में लिख लिया था। तो मेरे वो नोट्स बहुत गंदे से और सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन वो पूरे नोट्स हैं। तो उसमें कोचिंग के भी नोट्स हैं, जो कोचिंग में नहीं पढ़ा है और एनसीईआरटी में मौजूद है वो लिख लिया। तो वो आपके पूरा बढ़िया कंपाइलेशन हो गया कि एनसीईआरटी भी आ गया और बाहर का भी कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी आ गया। उतना ही पढ़ो, अपने नोट्स पढ़ो बस, बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए इतना बहुत है। आर्ट एंड कल्चर के लिए तो मुझे लगता है, और बाकी मॉक टेस्ट दो। देखो मॉक टेस्ट दोगे ना तब आपको पता पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको क्या पढ़ना है। तो आपको कभी कभी सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप जब मॉक टेस्ट दोगे आपको पता पड़ेगा ये इसमें इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे और ये मुझे आता भी है, तो उसको जाने दो, ठीक है। जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपको डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिलेगी कि आपने प्रीलिम्स में 150 नंबर लेके आए कि भाई बहुत बढ़िया लेके आए, इंटरव्यू में 20 नंबर एक्स्ट्रा आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बस कट ऑफ क्लियर करनी है, तो कट ऑफ के हिसाब से सोचो, उसी हिसाब से सोचो कि मुझे बस कट ऑफ क्लियर करनी है प्रीलिम्स में। मेंस में फोकस करना कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है और कैसे नंबर बढ़ाने। प्रीलिम्स के लिए तो मुझे लगता है कि आपको बस मॉक टेस्ट देने चाहिए, और मॉक टेस्ट में मार्क्स मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करोगे तो असली एग्ज़ाम में भी मार्क्स आ ही जाएंगे।
प्रीलिम्स के लिए और क्या बताऊँ? सी सेट बताता हूँ। और IR, एक्चुअली मेरा तो PSIR था ऑप्शनल, तो मुझे IR पढ़ने की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। IR के लिए भी आप कोई कंपाइलेशन ले सकते हो। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मंथली मैंने जैसे इनकी पढ़ी, तो उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं और वो जनवरी से लेके अगले मार्च तक सारे सब्जेक्ट मैं लगातार पढ़ ही रहा हूँ। तो आपको और किसी कंपाइलेशन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? आप बताओ, नहीं पड़ेगी। और अब मुझे नहीं पता ये बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन क्लासरूम में तो IR में तो ऐसा ऐसा पढ़ाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान लिख दिया, और उसमें फिर इतिहास पढ़ा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ था, उसमें ये हो गया था, उसमें ये हो गया था। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। ठीक है, आपको IR में सीधा क्वेश्चन आएगा, कोई TT पे सवाल आ जाएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल आ जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में देख सकते हो कि कहाँ से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के सवाल आ गए, उन ऑर्गेनाइजेशन को एक जगह लिख लो। कभी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सवाल आ गया, ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इस डेट से इस डेट के बीच हुई, तो ये सवाल आपको करना नहीं है। वो इसलिए दिया है कि आपको करना नहीं है, वो आपको फेल करना चाहते हैं। अगर आप वो भी अटैम्प्ट करोगे तो आप फेल होगे, वो नेगेटिव में जाएगा। बहुत अच्छी किस्मत होगी तो हो जाएगा शायद सही, लेकिन इस तरह के सवाल नहीं करने हैं जो बहुत फैक्चुअल है और आपको पता है कि किसी को नहीं पता, तो वो करना ही नहीं करना। लेकिन जो आपको लग रहा है सवाल यार ये तो सबको ही आता होगा और मैं नहीं कर पा रहा, वहीं आप पिछड़ रहे हो। ठीक है, तो कम से कम 60-70 सवाल ऐसे होंगे जहाँ सबको आते होंगे, मतलब सबने पढ़े होंगे, तो वहाँ आपको स्कोर करना है। जो 30 क्वेश्चन है वहाँ तो तुक्का है, आपने पढ़ा है, आता है, क्योंकि प्रीलिम्स अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ के क्लियर ही कर जाओगे। ये भी हो सकता है कि कुछ ही नहीं क्लियर हो पाए, लेकिन आप मॉक टेस्ट दोगे लगातार तो एक पैटर्न समझ में आएगा और आपको पता पड़ेगा कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करने हैं। क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आना चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए, अटैम्प्ट करना आना चाहिए। मेरा एक दोस्त था पिछले कुछ साल, 3-4 साल पहले, उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, ना वो एग्ज़ाम दे रहा था ना प्रिपरेशन कर रहा था, उसने बस एग्ज़ाम दिया जाके और उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो आप देखो कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वो जाके एग्ज़ाम दे आया, उसने ऐसे ऐसे लगा दिए सारे, हो गया क्लियर। तो आपको एग्ज़ाम, आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करने हैं। उसको एक तरीका पता था कि अटैम्प्ट, जैसे एक लड़का था मेरे स्कूल में, उस टाइम JEE मेंस और ये सब देते थे, तो उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, और लोग कोचिंग करते हैं मेंस, JEE मेंस की और IIT की, वो उसने बिल्कुल कोचिंग नहीं की और सिर्फ NCERT पढ़ी जो 11th-12th वाली होती हैं, और मेंस में तुक्के मारे आया, और उसके नंबर आए उस टाइम आते थे 360 में से, अभी परसेंटाइल हो गई है, उसके आए 260 नंबर, 270 नंबर, और उस हिसाब से उसको क्या बढ़िया NIT कहीं मिल गया, और हम लोगों का क्लियर नहीं हुआ। एग्ज़ाम तो हमने भी दिया था, कोचिंग वोचिंग नहीं की थी, लेकिन तो आप ये देखो कि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम बिना पढ़े क्लियर कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ के स्ट्रेटजी के साथ क्लियर कर रहे हैं। तो जो बिना पढ़े कर रहे हैं और जो तुक्के हवाबाजी कर रहे हैं, आप उनसे दूर रहो थोड़ा, क्योंकि वो उनकी किस्मत थी कि हो गया, उनकी हवाबाजी के चक्कर में आप भी फंस जाओगे। आप अपनी स्ट्रेटजी बना के चलो, पहले प्रीलिम्स का करो, फिर मेंस का करो, फिर इंटरव्यू का करो। तो प्रीलिम्स में 2 ही चीज़ें मैंने बताई ना कि मॉक टेस्ट दो और PYQ, और बाकी कोई कंपाइलेशन करो सिर्फ एक। ठीक है, चारों तरफ मत भागना, अपने नोट्स पढ़ो, 4 चीज़ें हो गई, इतना पढ़ने को है, बार बार पढ़ो उस चीज़ को। कहाँ टाइम है, टाइम कहाँ है? ठीक है, और क्या है प्रीलिम्स में बताओ? प्रीलिम्स में अब C-सेट का बताऊँ मैं। C-सेट का मेरा लास्ट ईयर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो मैं बहुत डिसहार्डनिंग फील कर रहा था कि क्यों नहीं हुआ भाई। एक्चुअली मैं मैथ में बहुत अच्छा रहा हूँ हमेशा से, मैथ में, इंग्लिश में, सब में अच्छा था, लेकिन मैंने जब पेपर दिया लास्ट ईयर, तो पता नहीं कैसा पेपर था, या फिर मेरा दिन नहीं था, वो क्या रहा, मैं मैथ के क्वेश्चन कर रहा था और लास्ट स्टेप पे आके आंसर बदल जाता था और ऑप्शन में आंसर ही नहीं, और मैं कह रहा आंसर आके नहीं रहा, क्वेश्चन तो पूरा कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा था, मैं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा था। मैंने कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि पता नहीं वो अगले पिछले साल क्वेश्चन ही कुछ ऐसे थे कि उसमें कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में कोई ट्रिक लग रही थी, हर क्वेश्चन एक एक्सेप्शन था। तो वो आपने पहले कोई पढ़ा होगा तभी आपको पता है। और मैंने गलती क्या की, रीडिंग कंप्रेंशन को इग्नोर कर दिया कि नहीं मैं तो मैथ में जानता ही हूँ, मैं सब हमेशा क्लियर करता ही हूँ, तो मैं तो मैथ के सवाल कर ही लूँगा। और मैथ के सवाल ऐसे होते हैं कि आंसर आ गया तो सही हो गया, सही तो नंबर पक्के हो गए। इंग्लिश में तो पता नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं, क्योंकि C-सेट वालों के तो इंग्लिश के भी ऐसे पैराग्राफ और ऐसे ऑप्शन होते हैं कि सभी सही लगते हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन होते नहीं गए।
बाद में मैं इतना एंशियस हो गया, 2 4 5 सवाल ही मैथ के ऊपर हैं और 1 घंटा हो गया। उसके बाद फिर और मैंने कोशिश की, फिर मैंने लास्ट के 25 मिनट में इंग्लिश पकड़ी है और मैंने कि इंग्लिश करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने इतनी जल्दी जल्दी पैराग्राफ पढ़े, इतनी जल्दी जल्दी, और जो मैंने इंग्लिश के सवाल किए थे वही सारे सही हुए। और इंग्लिश के छूट भी गए सवाल, पूरे पढ़ भी नहीं पाया, क्वेश्चन छूट गए। एंशियस इतना हो गया कि 2 क्वेश्चन ऐसे हुए कि मेरी किस्मत थी, 2 क्वेश्चन ऐसे हुए कि मैंने आंसर निकाल के आंसर लिख दिया ऊपर और OMR में नहीं लगाया, इतना एंशियस हो गए थे। तो CSAT क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हो, और जब वो ऐसा आ जाए कि आप शॉक हो जाओ तो वहाँ आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो CSAT के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात तो यही है कि पहले भी एक बार टेस्ट दे के जाओ। CSAT का 1 2 टेस्ट तो दे लो, लोग देते नहीं हैं, सिर्फ GS देते हैं। 1 2 मॉक तो दे लो, 1 2 में कुछ नहीं जाता। मैंने एक भी नहीं दिया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ मैंने कभी नहीं दिया CSAT का कोई मॉक, कभी, और हमेशा क्लियर हो रहा था। लास्ट टाइम मुझे पता पड़ा कि ये तो, क्योंकि 22 में ही अंदाज़ा लग गया था। आप 22 का CSAT देखोगे तो वो भी बड़ा ट्रिकी था, लेकिन वो क्लियर हो गया था। तो मैंने कि क्लियर तो हो ही जाएगा, लेकिन 23 में उन्होंने और ट्रिकी कर दिया, क्योंकि उनका कुछ है, जो भी है पेपर टफ करते जा रहे हैं। इस बार मेरे CSAT में फिर 135 मार्क्स आए हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने 22 और 23 का पेपर उठाया, क्योंकि उसके पहले के पेपर तो सब ओके ही हैं। उसमें क्या थे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक थी। तो मैंने क्या किया, कहीं से कोई बुक नहीं खरीदी, सीधे यूट्यूब पे गया और मैंने सीधे लिखा कि 2022 CSAT का सॉल्व मैथ्स पार्ट ऐसे करके, और उसमें सारे उसने पढ़ाने लग गए। कोई टीचर था, टीचर का नाम नहीं मुझे पता है, बहुत पहले की बात है। तो जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि अरे अच्छा ये तो हो गया, जो मेरा सही था वो छोड़ो, और जो उसने बताया कि इसमें यहाँ से ये कर देना है, तो तब मुझे पता पड़ा अरे ये तो इतनी सी बात थी। तो उस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, एक नोट बनाया, नोट कॉपी ली, उसमें क्वेश्चन लिखा, उसने जिस तरह से आंसर करवाया था वो मैंने खुद आंसर किया और वो लिख दिया। ऐसे ही जो जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए थे 22 23 के, वो सब का मैंने पूरी नोट को कॉपी बनाई, और 24 के पहले मैं बस उसको ही पढ़ के गया। क्योंकि CSAT में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं सवाल, बस वैल्यू चेंज कर देंगे या फिर लैंग्वेज चेंज कर देंगे थोड़ी सी, और लेकिन अब वो क्योंकि क्रिटिसाइज बहुत हो रहा है ना UPSC कि CSAT क्या बना रहे हो क्या बना रहे हो, तो वो लोग बेचारे क्या करें, एक लेवल के ऊपर भी जा नहीं सकते। तो इस बार का पेपर ओके था, और मैंने सोचा कि लेट कल को मैथ का कुछ फिर से गड़बड़ हो सकता है, तो मैंने रीडिंग कॉम्प्रेंशन इंग्लिश की भी तैयारी की थी। सेम प्रोसेस मैंने इंग्लिश के लिए किया। CSAT में इंग्लिश में आपको कुछ एक्स्ट्रा तो वो नहीं करना कि कुछ ट्रिक है, लेकिन उसमें आते हैं कि इन्फर क्या करते हो पैसेज से, मतलब क्या है पैसेज का, इंजेक्शन, इस एजम्पशंस क्या हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने मन से कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी उनकी एक टेक्निक होती है। तो सेम मैंने यूट्यूब पे गया, मैंने कॉम्प्रहेंशन कैसे सॉल्व करने का तरीका, जबकि मेरे सही हुए थे हमेशा, लेकिन तब भी मैंने किया और सर्च किया, तो उन्होंने बताया मुझे कई चीज़ें, 2 4 बातें बता पड़ी कि इन्फर में ये देखना होता है। कुछ यूट्यूबर लोगों ने बताया कि आप पैराग्राफ पढ़ो ही मत, सीधे पहले क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ो और फिर पैराग्राफ में जाओ और आंसर आपको मिल जाएगा। तो जो आपको स्ट्रेटजी ठीक लगे वहाँ से करो। CSAT के लिए आपको बहुत ज़्यादा माथे पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PYQ करो, सिर्फ PYQ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ के, मैंने बहुत पढ़ा हुआ है मैथ और ये सब, ठीक है, तो मैं नहीं कर पा रहा, तो आपका भी ऐसा जरूरी नहीं कि हो जाए ठीक है तो कोई ऐसा दिन आ सकता है कि आप भी डिसअपॉइंट हो जाओ। तो PYQ करो CSAT में, सिर्फ PYQ, इंग्लिश में भी। और बुक ले आओ एक, इससे अच्छा जिसमें 10 साल के पेपर हो लास्ट, और उसको रोज़ 10 सवाल रोज़ करो। मैथ के 10 सवाल कर लो, 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो रोज़, हल्का आधा घंटा निकाल के, बस एक दिन नहीं तो 2 दिन में एक बार कर लो। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको कट ऑफ ही करनी है, लास्ट में वही बात है, 66 नंबर लाने हैं, तो कैसे भी 66 नंबर लेके आओ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस बार जो एक IAS बनी है, वो मुझे बता रही थी कि लास्ट ईयर उनका भी CSAT नहीं हुआ था, तो CSAT उनका नहीं हुआ और इस बार सीधे उनकी रैंक आई अंडर 50। तो आप देख लो कि CSAT क्या कर सकता है। GS में उनका क्लियर हो रहा था, इस बार भी, लास्ट बार भी, मेरा भी लास्ट टाइम क्लियर हो रहा था GS में, CSAT रह गया। हो सकता है मैं लास्ट टाइम ही ये रैंक लिया था और इस बार मैं इम्प्रूव करता, और क्योंकि मुझे इस बार बहुत सारी चीज़ें पता पड़ी, मैंने मेंस लिखा UPSC का पहली बार, तो मुझे पता पड़ा कि ये होता है, लेकिन हो सकता है मेरे पास ऑप्शन होता, तो CSAT ने मेरा एक अटैम्प्ट ख़राब कर दिया।
तो वो आपके साथ ना हो, ठीक है। तो आप सी सेट पर ध्यान दो, बिल्कुल उसमें इतनी टेंशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइटली मत लो, ठीक है। 2-3 दिन में एक बार सी सेट के क्वेश्चन देख लिया करो, पुराने वीडियो, मैं तो कह रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो ही देख लिया करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराते रहते हैं वो सी सेट के, वही देख लो बैठे बैठे, कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा ही, ठीक है। तो सी सेट में तो इतना बहुत है मुझे लगता है। और प्रीलिम्स के लिए क्या, जीएस प्लस सी सेट। हाँ सुबह से पढ़ते हैं, शाम तक लगता है क्या ही पढ़ा है। थोड़ी नर्वसनेस भी है, हाँ तो कोई लास्ट टाइम टिप जैसे आपके दोस्त वाला कुछ मिल जाए। कुछ हो सर ऐसा। दोस्त वाला वो तो सही पता होगा। ये लोग अपना सीक्रेट नहीं बताते। लास्ट टाइम में तो आपको रिवाइज ही करना है। अभी जैसे ये मॉक टेस्ट हो रहे हैं ना, जो सारी कोचिंग्स करवा रही हैं, विजन में भी अभ्यास करा रहा होगा, तो इनको अच्छे से दो। अभी आपने जो पढ़ रहे हो ना वो पढ़ लिया है, सब पढ़ रखा है, अब आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाओगे, कुछ 20 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको रिवाइज ही करना है। तो मॉक टेस्ट लो। मॉक टेस्ट में जैसे आपको पता पड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सवाल है आर्टिकल का, ये मुझे आर्टिकल याद ही नहीं था, तो आप एक बार आर्टिकल सारी पढ़ो फिर। तो इस तरह से अब 20 दिन में आप इस तरह से अप्रोच करो, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्वेश्चन किया ये आता है, चलो मतलब ये टॉपिक पता है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मतलब ये टॉपिक में कुछ भूल रहा हूँ, तो उस टॉपिक को रिवाइज करो। सब कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कर सकते हो। हाँ, और आगे फिर मेंस के लिए बताना है। तो मेंस के लिए 3 महीने मिले थे मुझे। इसके पहले मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी। मैंने एक आंसर राइटिंग का कोर्स ले रखा था, लेकिन मैंने पूरे साल की नहीं थी, क्योंकि मैं प्रीलिम्स से बहुत घबराया हुआ था। और मुझे प्रीलिम्स से डर लगता था कि प्रीलिम्स नहीं होगा तो क्या होगा, वो क्या फ़ायदा आंसर राइटिंग करने का जब प्रीलिम्स ही नहीं होगा। तो आंसर राइटिंग मैंने लास्ट 3 महीने में ही की है, जब मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था। आपको आइडियली पहले से करनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी चल रहा है मई, तो ये एग्ज़ाम हो जाए तो जुलाई के बाद से, जून जुलाई के बाद से आप आंसर राइटिंग करो और दिसंबर तक करो, ठीक है। और बिल्कुल रिग्रेस मत करो, रोज़ 2-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखने हैं, पूरे पूरे नहीं लिखने हैं। 15 पूरे पूरे पेपर लिख रहे हैं और ये नहीं, आप लिख नहीं पाओगे। पहली बात, मोटिवेशन भी नहीं है आपके पास, है ही नहीं कुछ आगे सोचने के लिए कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसमें चाहिए आपको बड़ा पेशेंस मीन्स का आंसर लिखने के लिए। तो 2-2 क्वेश्चन लिखो रोज़, सिर्फ 2। और वो चेक करवा लो, अगर आपके पास कोई मेंटोर है तो उससे चेक करवा सकते हैं, साथ का कोई कलीग है तो उससे चेक करवा सकते हैं, या फिर खुद आंसर आपको पता है तो आंसर आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि मैंने क्या क्या नहीं लिखा, तो साइड में वो लिख सकते हो। आंसर राइटिंग में आप ये कर सकते हो कि जो आंसर आप लिख रहे हो उसकी एक वो बनाते जाओ, कि जो आंसर आपने लिखा है वो लाइन से बनाते जाओ, और साइड में लिखो जो आपने नहीं लिखा, जो और लिख सकते थे, एक्स्ट्रा क्या पॉइंट ऐड कर सकते थे, साइड में लिख लिए या पीछे लिख लिए। और बाद में फिर जब मीन्स आएगा या आपको दोबारा उस तरह का क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत पड़े तो वो उसको रेफ़र कर सकते हो, तो उससे आपके एडिशनल पॉइंट हो जाएंगे, वो पहले का भी और बाद का भी। तो ये मीन्स का कुछ बेसिक बता रहा था। इसके बाद जीएस 1 की बात करते हैं। तो मैंने तो एक्चुअली मीन्स के लिए दोबारा कुछ नहीं पढ़ा, मतलब जैसे दोबारा लोग बुक्स पढ़ते हैं ना कि दोबारा एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे या स्टैंडर्ड बुक, या तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की थी। मीन्स के लिए आपको चाहिए, मैंने विजन का अभ्यास ज्वाइन कर रखा था, तो अभ्यास के मैंने टेस्ट दिए थे। तो वो जैसे टेस्ट है अभ्यास का, जो कोई टेस्ट हो रहा है मीन्स का, तो वो सिलेबस है उसका कि जीएस 1 का टेस्ट होगा इतनी तारीख को, तो उस तारीख तक आप तैयारी करो कि मैं इस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अभी मीन्स का मत सोचो कि मीन्स आगे आने वाला है, अभी टेस्ट की तैयारी करो, पूरा फोकस होके मॉक टेस्ट को दो, पूरा मन लगा के, कि क्योंकि मॉक में क्या होगा, देखो मॉक के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है, ना ही कोचिंग वाले ऐसे कोई सवाल बना देंगे कि उनको पता है कि अंदर क्या क्वेश्चन आते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं पता। मेंस के क्वेश्चन भी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए मॉक में आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे और वो नया क्वेश्चन होगा, तो आपको लिखने का तरीका पता पड़ेगा कि नया क्वेश्चन देख के कैसे लिखना है, क्योंकि मीन्स में आएंगे नए क्वेश्चन जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और उसको लिखना है। तो पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं कैसे अटैम्प्ट करूं। जैसे कि ज्योग्राफी का कोई सवाल आ गया जो आपने टर्म कभी सुना ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे आप, क्या करोगे। मैं क्या करता था,
कि जैसे कुछ नहीं सुना, उसने पूछ लिया व्हाट इज़ टॉपर स्टॉक, ठीक है, व्हाट इज, आपने सुना ही नहीं टॉपर स्टॉक क्या होता है, उसमें ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट है टॉपर स्टॉक, तो आपने पता नहीं क्या होता है, तो आप स्टार्ट कर दो टॉक से कि टॉक इज़ अ ये, टॉक इज़ अ वो, टॉपर इज़ अ वो, टॉपर इज़, तो आपको क्या होगा, लिखने का तरीका पता पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हवाबाजी करनी है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल सवाल हैं उन पे भी आप नंबर गेन कर सकते हो। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कोई मीन्स में, ठीक है, जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना मीन्स में एक आध दो, तो उनके नंबर बहुत डिक्रीज हो जाते हैं। उसका क्या रीज़न है कि मैंने देखा है आंसर जो एग्जामिनर होता है ना, वो चेक करने के बाद शायद ये देख लेता है कि एक क्वेश्चन छूटा है, तो वो टोटल में ही मार्क्स कम कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज़ चली जाती है कि ये बंदा तो पेपर ही पूरा नहीं कर पाया तो क्या करेगा। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन हर अटैम्प्ट करो। मेरा के साथ क्या हुआ था, मैंने GS1 में मेरा एक क्वेश्चन छूट रहा था लास्ट के 5 मिनट बचे थे और मेरे 2 क्वेश्चन बचे थे, तो मैंने एक क्वेश्चन तो बहुत जल्दी लिखा है, 1.5 पेज लिखा होगा, और लास्ट क्वेश्चन मैंने आधा पेज कर पाया, 4-5 लाइन। लेकिन मैंने कोशिश की कि ऐसा मैंने नहीं किया कि जो 2 क्वेश्चन बचे थे तो पहला बहुत अच्छे से लिख देता हूँ, छोड़ दो जाने दो, ऐसा नहीं होगा। आपको उसमें उतने मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है हाफ मार्क्स ज़्यादा मिल जाए, लेकिन अगर आप दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे तो 1 नंबर पक्का है। तो वो एक नंबर की वैल्यू है। 1 नंबर जैसे मेरे 967 मार्क्स हैं, 968 पर 15 रैंक ऊपर है, ठीक है, तो एक मार्क की मीन्स में वैल्यू होती है, ठीक है। मेरे से 20 मार्क्स ज़्यादा हैं जिनकी रैंक आ रही है 65, तो वो IAS उनको मिलेगा। तो 20 मार्क कहीं भी कवर हो सकता था, इंटरव्यू में कवर हो सकता था, मीन्स में 5-5-5 करके 20 हो जाता बहुत आसानी से। तो एक मार्क की वैल्यू है, तो एक मार्क कहाँ से करोगे आप, हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है, ये एक चीज़ याद रखनी है। मैं बुक लिस्ट वगैरह नहीं मैं बता रहा, क्योंकि बुक लिस्ट सब आपको पता ही है, वही बुक लिस्ट हैं, वही चीज़ें पढ़नी है आपको, वही करना है। मीन्स में बस वह है कि आप मीन्स की टेस्ट सीरीज जो होती है आपको करो, एक बार टेस्ट सीरीज ज़रूर दो, चाहे कहीं का भी दो, और अलग अलग कोचिंग की दो, जैसे अभ्यास की दे दी, कहीं पे कोई फ्री करा रहा है तो वो भी दे दो, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट अलग होगा, ठीक है। क्योंकि अब तो खैर अभ्यास वाले या कई वाले मैंने देखा है कि स्कूलों में कराते हैं ताकि उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि पंखा नहीं चल रहा और गर्मी लग रही है और लेकिन आंसर लिखे जा रहे हैं। तो UPSC टेस्ट सेंटर भी ऐसे ही होता है, ठीक है, वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा होगा, पंखा वहाँ लगा होगा, आप यहाँ सीट आपको मिल गई तो आप पसीने में मरे जा रहे हैं, बहुत पसीना आ रहा है लेकिन आंसर लिखना है क्योंकि कुछ नहीं कर सकते और वहाँ टीचर ही होते हैं, उनकी कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं, आपको पसीने में बैठ के ही आंसर लिखना है, ठीक है, किसी की कोई वैल्यू। तो आप, मैं तो कहता हूँ कि ये जो AC क्लासरूम है इनसे निकल के आप इससे अच्छा कहीं ऐसी जगह टेस्ट दिया करो जहाँ आपको लगे कि नहीं, जो UPSC का टेस्ट सेंटर है स्कूल में या कैसे करें। तो आजकल तो कोचिंग वाले वैसा सिमुलेट करने की कोशिश करते ही हैं। तो एक चीज़ ये हो गई, प्रैक्टिस की बात है मीन्स में, तो आप टेस्ट सीरीज दो, अलग अलग टेस्ट सीरीज दो। और मीन्स में आंसर राइटिंग का क्या है कि आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं होती, ठीक है, उसको टाइम लगेगा। मैंने UPPCS पहले क्लियर किया हुआ है 2021 में, तो मैंने उस टाइम आंसर राइटिंग की थी मीन्स में। तो 2-4 चीज़ें हैं मीन्स में। सबसे पहला आपका कंटेंट होगा जो आप नोट से पढ़ोगे, सब जगह से पढ़ोगे। सेकंड, एक डेटा फैक्ट्स होने चाहिए आपके पास, डेटा फैक्ट्स, कमीशंस, रिपोर्ट्स, किसी ने रिपोर्ट दे दी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, ठीक है, ये सब वैल्यू एडिशन है और ये इन सब से मार्क्स फैच होते हैं और हर पेपर में फैच होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। तो कुछ मेजर टॉपिक्स जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, IT सेक्टर हो गया या ट्रांसपोर्ट हो गया, इस पे आप एक पेज के अलग से वो बना सकते हो कि मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो यही लिखूंगा। इंट्रोडक्शन कहाँ से मिलेगा, आपको कहीं सर्च नहीं मारना। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो साल भर, आज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मीन्स आपको अगले साल देना है लेट, लेकिन आप न्यूज़पेपर आज हेल्थ पे आर्टिकल आया, उसने स्टार्ट कितना अच्छा किया है कि आप तो अरे वाह क्या बढ़िया इंसान है, क्या बढ़िया। तो वो जो 2 लाइन आपको लगी वो आप लिख लो, ठीक है, और सोचो कि मैं मीन्स में यही लिख के आऊँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगेगा वो लाइन, ठीक है, तो क्योंकि एग्जामिनर भी वही इंसान है। तो सेम आप वही करो, न्यूज़पेपर पढ़ो और न्यूज़पेपर पे कभी हेल्थ पे आर्टिकल आता है तो हेल्थ का जो आपने पेज बनाया हुआ है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, जो आपको बहुत अच्छी लाइन लगी वो लिख लो और मीन्स के टाइम वो बहुत हैंडी आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है, दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक नोट्स हैं अनिमेश प्रधान के, अनिमेश प्रधान लास्ट ईयर शायद 2nd रैंक आई थी, उन्होंने बहुत
विस्तृत नोट्स बनाए थे, बहुत डिटेल्ड नोट्स मीन्स के, और बहुत उन्होंने पढ़ाई की। तो उन्होंने नोट्स कैसे बनाए, उन्होंने 1 महीने में नोट्स नहीं बनाए, उन्होंने साल भर नोट्स बनाए। उनके आप नोट्स देखोगे साल भर के नोट्स हैं। उन्होंने कहीं न्यूज़पेपर से कोई रिपोर्ट पढ़ ली, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, वहाँ पे किसी ने कुछ बोल दिया, लाइन बोल दी, उसके उन्होंने लिख रखा है। हर टॉपिक पे उन्होंने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख रखा है। और उनके लास्ट मेंस में मैक्सिमम मार्क्स आए थे उस टाइम, बहुत मार्क्स आए थे उनके। तो आप ऐसा करना है आपको, ठीक है। और ये बहुत इजी काम है। आप अखबार पढ़ो, पेन लो, अखबार पढ़ो। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो अखबार पढ़ते टाइम लाइन अंडरलाइन कर लो उस चीज़ को कि ये लाइन मुझे अच्छी लग रही है। और रात को जब लास्ट में सोने जाओ उसके पहले वो लाइन जो आपको अच्छी लग रही थी दोबारा पढ़ो उसको। तो उसमें से डबल चीज़ हो जाती है कि आप दोबारा पढ़ोगे तो कई बार वो लाइन अच्छी नहीं लगती फिर, कि तो चलो एवरेज ही लाइन है, कि उससे आपका, क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ गया। आपने वो लाइन दोबारा पढ़ी तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरे टाइम में भी कुछ ऐसी लाइन होंगी जो आपको लगेगी कि हाँ यार ये तो अभी भी अच्छी लग रही है, उसको नोट कर लो। तो ये जो बहुत अच्छी अच्छी लाइंस जो न्यूज़पेपर में है, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स इस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं न्यूज़पेपर में, सिर्फ न्यूज़पेपर में, वो आपको बाद में मेंस में बहुत काम आते हैं। तो आपको मेंस के लिए इस तरह के नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और फैक्ट्स के लिए ये आपके अपने नोट्स होंगे ना, तो ये पर्सनल नोट्स हैं, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फैच करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे बाकी सब सेम लिखेंगे, ठीक है। आंसर सबका सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर अलग अलग नहीं हो सकता ज़्यादा। एक क्वेश्चन दे रखा है तो उसका आंसर अलग नहीं हो सकता। लेकिन आपने अगर साल भर से कोई नोट्स अपने बना रखे हैं अलग अलग सोर्सेज से, तो आप वो जो लिखोगे तो वो आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनर सबके क्वेश्चन पढ़ पढ़ के परेशान हो रहा है कि वही चीज़ लिख रहे हैं, वही चीज़ लिख रहे हैं। आपका जब अलग आंसर ले लेगा तभी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिवनेस है, इतना कंपटीशन है चारों तरफ कि सब बच्चे अच्छे हैं, सब बच्चे होशियार हैं, सब बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं। तो एग्जामिनर को कहीं ना कहीं तो एज देना पड़ता है, ठीक है। जैसे इंटरव्यू में क्या होता है कि वो लोग कंपेटिव मार्क्स देते हैं कि 6 बच्चों का इंटरव्यू है आज, पहले बच्चे का इंटरव्यू हुआ, उसने इंटरव्यू दे दिया, और सेकंड वाला जो आया वो फिर कंपेयर करेंगे कि पहले से क्या अच्छा था ये बच्चा। तो पहले से अगर अच्छा था तो पहले से मार्क्स ज़्यादा देंगे तुम्हें, समझ रहे हो तुम। अगर तुम तो कंपटीशन तुम्हारा किससे है, इंटरव्यूअर बोर्ड वालों से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन उन बंदों से है जो तुम्हारे साथ इंटरव्यू दे रहे। अगर उन्होंने अच्छा तुमसे इंटरव्यू दे दिया तो उन्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेंस में भी ऐसा ही है। तो सब अगर वही लिख रहे हैं और तुम भी वही लिख रहे हो तो एवरेज मार्क्स मिलेंगे। तो तुम चाहे कितना पढ़ लो, जीएस में वही नंबर आ रहे हैं सबके 80 85 80 85, तो तुम सोच रहे हो नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। नंबर इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं है। तो वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 3 चीज़ें बताई मेंस के लिए कि पहले तो खुद के नोट्स बनाने चाहिए जो न्यूज़पेपर से तुम बनाओगे, ठीक है, न्यूज़पेपर से बनाओ। सेकेंडली डेटा और फैक्ट, जो लेट पूरा कंपाइल इतना नहीं कर पाए तुम, तो तुम बाहर से कोई कंपाइलेशन ले सकते हो। इतनी सी बुक आती हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में और यहाँ पे बहुत मिलती हैं, विजन का ले सकते हो। इतनी सी बुक आती है, सारे फैक्ट होते हैं सारे टॉपिक के। तो मेन से पहले वो देख सकते हो, वो पढ़ लो 2-4 बार तो फैक्ट आपको पता हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वो हर पेपर में काम आते हैं, 4 में भी काम आते हैं, 1 में भी काम आते हैं, कभी कभी हिस्ट्री में भी काम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। जैसे कोई ESA का केस चल रहा है तो वो काम आ जाएगा, क्वेश्चन आ गया तो आ गया। तो ये 3-4 चीज़ें मेंस में आपको करनी है, ठीक है। सर इधर सर आपने यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन दिया है, पेपर दिया है। तो यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, वो सिलेबस का जो कीवर्ड होता है, हाँ। ऊपर वाला, वो उसी से लिंक करके बनाते हैं पेपर। जैसे मैं देख रहा था तो क्वेश्चन में उन्होंने GS3 का था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसके नीचे वाले पॉइंट को, 2-3 पॉइंट नीचे था, उन दोनों को अटैच करके एक क्वेश्चन फ्रेम किया। वो ऐसा बनाते हैं। पर मैंने देखा कि लाओ यूपीएससी को और यूपी पीसीएस को कंपेयर करता हूँ, तो मैंने यूपी पीसीएस का उठाया सेम पॉइंट का, पर उसमें क्या था कि उस बुलेट पॉइंट का जो कीवर्ड था वो उसके अंदर के बुक के पता नहीं किस टॉपिक से पूछ रहे थे। और तो सर उसके लिए तो मटेरियल आराम से है, और ऊपर ये तो वो दो चीज़ों को कनेक्ट करके तैयारी की जा सकती है। पर इसमें क्या है सर, इसमें अलग अलग जगह से पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो सर उसके लिए कंटेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं और कौन सा अप्रोच उसके लिए रखें ताकि उस वाले क्वेश्चन को हैंडल कर सके। PCS में इस तरह के क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हुआ है 2-4 साल पहले ही, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग में ऐसा करते हैं PCS वाले कि जो सिलेबस में है वही तो पूछने लग जाए पहले, बाद में वो डीप पूछेंगे।
तो यूपीएससी तो बहुत टाइम से सेम सिलेबस है, वही पूछे जा रहा है, तो उसको नए क्वेश्चन चाहिए। तो इसके लिए ही कह रहा हूँ मैं, जैसे क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे रेल ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन आ गया, ट्रांसपोर्ट के अंदर रेल ट्रांसपोर्ट पे आ गया, रेल ट्रांसपोर्ट पे ये क्वेश्चन आ गया कि रेल ट्रांसपोर्ट अंग्रेजों के क्या, एक और क्वेश्चन आया था कि दुनिया के रेल ट्रांसपोर्ट जो हैं उन्होंने उनके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कैसे मदद की। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है, ठीक है। तो इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, इसमें एक रेल ट्रांसपोर्ट आ गया, ठीक है। तो अब तुम्हें लेट नहीं पता है आंसर, एक है कि पता है, ठीक है, एक है नहीं पता है, तो तुम्हें जोड़ना पड़ेगा दोनों को कि इंडिया में जोड़ो पहले, सबसे पहले कि इंडिया में रेल से क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेल क्यों बिछाई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाए, कि हम अपने रॉ मटेरियल लेके जा पाए, तो है ना। तो उसका उनका एक रीज़न था वो। तो रॉ मटेरियल से वो तो बाहर जा रहा था रॉ मटेरियल उस टाइम, लेकिन क्या उससे रॉ मटेरियल अगर इंडिया में यूज़ हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। तो इसको घुमा के इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि थोड़ा सा दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो बिल्कुल ही अलग आते हैं, तो ये आपके मटेरियल के ऊपर है कि आपने क्या पढ़ा है ना। सर एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें यूपीएससी का 2024 का ही है पीवाईक्यू। राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी and is inherently protected under Article 21 of the Constitution. Explain. In this reference, discuss the law relating to DNA testing of the child in the womb to establish its paternity. इसमें 2-3 टॉपिक को लिंक किया। पहला तो अगर यूपीपीएसएस होता तो पूछते डायरेक्ट, वो डायरेक्ट पूछते हैं कि डिस्क्राइब द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द राइट्स। तो उसके लिए तो मटेरियल सर लक्ष्मीकांत इज इनफ, पर इसके लिए क्या है सर, यहाँ पे देखिए डीएनए वाला बिल के बारे में कह रहे हो, तो उसके लिए तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा ना। तो सर इसमें जो है वो 2-3 को लिंक किया हुआ है, तो उस क्या एक टेम्पलेट बना के सिलेबस का जो इशूज़ होता है या अलग अलग, तो उसका एक टेम्पलेट बना के उसको हर एक टॉपिक से लिंक करके तब हाँ और मटेरियल क्या, तैयार करो। हाँ और क्या, जैसे राइट टू प्राइवेसी आ गया, अपने राइट टू प्राइवेसी पे नोट्स बनाए हुए हैं, राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पढ़ाई है और चलता रहता है न्यूज़ में, तो राइट टू प्राइवेसी पे अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो प्राइवेसी के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, एक तो यही आ सकता है कि हाँ यस एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ मैं, इसमें आ गया जजमेंट आपका, ठीक है। तो आप, मैंने आपको बोला था मेंस के लिए पहले ही कि आपको जजमेंट पढ़ने हैं, तो आप जब जजमेंट वाला कोई पीडीएफ या जजमेंट वाली कोई ऐसी कंपाइलेशन लेके आओगे, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा जजमेंट होगा कि इस जजमेंट में ये बोला गया था। तो जजमेंट पढ़ने का ही रीज़न वो है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा जजमेंट यूज़ हुआ है, कि ये क्वेश्चन आया क्यों है। कहीं जजमेंट में बोला होगा सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर सरकार कोई बिल लेके आई होगी। क्वेश्चन जब भी आता है या तो कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा हो, या फिर सरकार कोई पॉलिसी लेके आई है, पार्लियामेंट में कुछ बोल दिया, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया। 3 चीज़ें हो सकती हैं, वही लॉ होता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या कर सकते हो, संसद टीवी देख सकते हो, संसद टीवी देखो, या फिर देखो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना एडिशनल हैं। बाकी मुझे लगता है न्यूज़पेपर में सब कवर हो जाता है। अगर ये डीएनए वाला जो सवाल है, ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी जजमेंट दिया होगा तो न्यूज़पेपर में कभी ना कभी आया होगा, और उस टाइम अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं और आपने उसको रिवीजन किया हुआ है तो फिर ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं रह गया। लेकिन जैसे अब ये राइट टू प्राइवेसी कहता, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, तो पहले लिखना पड़ेगा आर्टिकल 21 के बारे में, ठीक है। कोई क्वेश्चन होता है ना, उसको पीछे से स्टार्ट करो, ठीक है, पीछे से स्टार्ट करो, ब्रॉड से नैरो की तरफ लेके आओ, ठीक है, ब्रॉड से नैरो की तरफ। आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है, उसके अंदर है राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21 के अंदर और भी चीज़ें हैं, तो आर्टिकल 21 के बारे में लिखोगे पहले आंसर में, फिर नीचे जाते होगे कि उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी भी है, उसके अंदर लिखोगे कि राइट टू प्राइवेसी कहाँ से आया, वो पुट्टा स्वामी वाला जजमेंट था। उसके बाद आप लिखोगे कि राइट टू प्राइवेसी का इंडिया में क्या स्टेटस है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी उसके प्रो क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ठीक है। 10 नंबर का सवाल है, 2 पेज दिए हैं, 1 पेज में ये हो गया। फिर सेकंड आप लिंक करना पड़ेगा आपको कि हाउएवर करके कि राइट टू प्राइवेसी अभी भी इशू में है, रिसेंट न्यूज़ में है, और ये जो इशू था इसमें न्यूज़ में था इन रिसेंट सुप्रीम कोर्ट केस, इन सुप्रीम कोर्ट केस का नाम याद है,
तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट सेड इन 2021 2022 जब भी बोला होगा कि जजमेंट में क्या बोला था, ठीक है, और क्या बोला था बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप पूरी पूरी ऊपर की बातें लिख दोगे, अगर एग्जामिनर को पता पड़ जाएगा कि तुम्हें पता है तो बस बहुत है। और फिर कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक है, तो आपको प्राइवेसी से रिलेटेड ही प्रो कॉन्स लिख देने पड़ेंगे, आपको बस क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है लेकिन, ठीक है। तो ये आप कह रहे हो कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता नहीं हो सकते, ठीक है, तो जैसे आप कह रहे हो ना कि डिटेल्ड नोट्स कैसे बनाए जाएं, ये आपके ऊपर है कि राइट टू प्राइवेसी आपने लिख लिया, अब कोई बंदा क्या करेगा, सिर्फ राइट टू प्राइवेसी ही पढ़ेगा और उसने ही नोट्स बना लिए, कोई क्या करेगा, उसको उसमें दिमाग लगाएगा कि और क्या इसके अंदर हो सकता है। जैसे अखबार पढ़ा उसने, 2 महीने बाद न्यूज़ आया कि ये वाला, और उसने पहले नोट्स बनाए थे राइट टू प्राइवेसी, तो एक बंदा होगा तो अलग नोट बनाएगा उसका, ठीक है, और एक बंदा होगा उसको लिंक करेगा कि यार ये तो राइट टू प्राइवेसी से हो सकता है, तो मैं वहीं पर लिख लेता हूँ ये, तो क्या पता क्वेश्चन यूपीएससी ने वही पूछ लिया, तो आपका तो बहुत अच्छा हो गया। सर मैं ये कह सकता हूँ कि बेस स्टैटिक रहता है, करंट को वो लिंक करके क्वेश्चन बनाते हैं और हमको आंसर बेस से स्टार्ट करके लिखते बिल्कुल, और क्या यही होता है, बिल्कुल यही होता है। थैंक यू। और आपको आंसर भी वैसे ही लिखना है, आंसर राइटिंग में भी आंसर आपको सीधा सब कुछ करंट अफेयर नहीं लिखना है, स्टैटिक ही लिखना है। पहले आपको आर्टिकल 21 लिखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट में है, आर्टिकल 21 कहाँ पर है, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा, अगर वो नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ करंट लिख दोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले स्टैटिक मैंने कहा ब्रॉड से नैरो जाना है, ब्रॉड क्या है, स्टैटिक पार्ट, अपना स्टैंडर्ड बुक जो है वो ब्रॉड है, उसमें सब कुछ आता है, उसके अंदर ये सब चीज़ें अब इंट्रिकेसी आ रही हैं, न्यूज़ आती जाती है, वो नई नई चीज़ें आती जाती हैं, तो वो आपको लिखनी है। सर आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि जो मेंस का सिलेबस है उसी चीज़ों का हम एक मिनिमम नोट्स बना के या मिनिमम रिसोर्सेज से उसको प्रिपेयर करके हर जगह उसको यूटिलाइज़ करें बार बार। जैसे मान लीजिए हमने वहाँ पे मतलब कि GS4 में एक डबल इफ़ेक्ट करके थियरी है, जिसमें कि डबल इफ़ेक्ट थियरी को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे पॉलिसी मेकिंग में उसका डबल इफ़ेक्ट होता है, एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो मतलब क्या ऐसा है क्या कि मेंस में हम मैक्सिमम चीज़ों को ज़्यादा जगह, मिनिमम चीज़ों को ज़्यादा जगह यूटिलाइज़ करें? और क्या, बिल्कुल हो सकता है। इस बारे में जैसे कि क्या टॉपिक हो सकता है जो सब जगह यूज़ हो सकता है, जैसे आर्टिकल ही हो गया, जैसे आर्टिकल ही ले लो आप कॉन्स्टिट्यूशन का, जी सर। तो GS3 में भी आप लिख सकते हो, जैसे SDG गोल्स हो गए, या फिर IT का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी तो आप प्राइवेसी का आर्टिकल लिख सकते हो, तो वहाँ से वो उसको लिंक कर सकते हो, तो मना थोड़ी है। लिखोगे जितना ज़्यादा लिखोगे ना, अलग अलग वैरायटी, आंसर में वैरायटी होगी, उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। अगर एक ही तरह का आंसर आएगा, GS3 में यही होता है, GS3 में क्या होता है, फैक्चुअल सवाल होते हैं सारे, तो फैक्चुअल सवाल क्या होते हैं कि लोग उसका बेस नहीं पकड़ पाते, ठीक है, कि ये आया कहाँ से सवाल, तो उसको वैसे अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा पेपर आता है GS3 का, उसमें हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट आते हैं और सारा फैक्चुअल आता है, तो आप याद करने की कोशिश करते हो, तो इसलिए टफ पड़ जाता है। तो हर क्वेश्चन में वही है कि बेस लेके फिर, और जैसे कि मेरा PSIR ऑप्शनल था, तो मैंने क्या किया था कि जो थिंकर्स थे, हमारे यहाँ थिंकर पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जो पुराने थिंकर हैं, ग्रीक थिंकर्स, इंडियन फिलोसफर्स, तो मैंने GS2 के आंसर में कई जगह उनको कोट किया है। मार्क्स कितने थे सर GS2 में आपके? 124, तो मैंने कई जगह कोट किया, मैंने एथिक्स में भी कोट किया, ठीक है, तो मार्क्स आए होंगे, लेकिन मैंने कोट किया मतलब मार्क्स आ गए। अब मुझे नहीं पता कि वो सही था कि गलत था, लेकिन मार्क्स आ गए, तो आप उस हिसाब से देख लो। तो ये ओवरलैपिंग वाली बात है, जो ऑप्शनल से ओवरलैपिंग हो रही है वो किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है। हिस्ट्री, जैसे PSIR में एक पार्ट है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट भी वहाँ GS1 में यूज़ हो रहा है, तो वहाँ मुझे कुछ PSIR का याद आ गया, मैंने GS1 में लिख दिया, जो और कोई नहीं लिख पाएगा, क्योंकि किसी ने PSIR थोड़ी पढ़ा है ऑप्शनल, तो वहाँ एक्स्ट्रा हो गया। तो ये वाली बात होती है, आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप यूज़ करो आंसर में और ओवरलैप करो। हाँ बिल्कुल सर, मतलब वहाँ पे होते हैं तो मतलब वहाँ पे तो हमें लगता है सर पूरा जो वैचारिक प्रवाह ही काम आता होगा। हाँ कुछ बिल्कुल, चीज़ें नहीं, विशेष नहीं। रहती नहीं होंगी हाँ जो आप वहाँ पे जब आंसर आप लिख रहे होगे तो वहाँ पे आपको इतना स्ट्रक्चरिंग और मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, मैं पैरा में लिख देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ जब क्वेश्चन आता है और लेट क्वेश्चन आपको सुना है आपने, तो आप अच्छे अच्छे लिख दोगे। एक कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने नहीं सुना, तो आपकी सारे स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा,
वहाँ फिर लिखना शुरू कर दोगे जो मन में आएगा, पैरा में लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, पैरे को एंड भी नहीं कर रहे, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। तो ये कैसे सही होगा? ये प्रैक्टिस से, या आप अभ्यास दो और मेंस की टेस्ट सीरीज दो, उसी से ठीक होगा। ओके सर, थैंक यू। मेंस की टेस्ट सीरीज दो, हाँ, टेस्ट पेपर दो पहले। IR का क्या? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर में तो IR ही IR आता है आजकल तो। कितना IR आता है? पूरे साल करना पड़ेगा, पूरा साल करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर तो पढ़ना आपके लिए अच्छा है, एक तो आप अवेयर रहते हो, है ना। कोई ऐसे आदमी आपसे कुछ बोल नहीं सकता, आपको पता है कि ये क्या है क्या नहीं है। ऐसे लोगों की बहुत ओपिनियन होती है ना, इंडिया में सबका ओपिनियन है बहुत तगड़ा वाला। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो थोड़ा सा वो भी रहोगे, घर में घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के सामने भी थोड़े से ये रहोगे कि हमें पता है भाई, ठीक है, फालतू की बातें मत करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा, पूरे साल आपको पेपर ज़रूरी है पढ़ने के लिए। और न्यूज़पेपर ये नहीं है कि हिंदू ही पढ़ना है, ठीक है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है हमेशा, ठीक है। हिंदू का थोड़ा पॉलिटिकल थोड़ा सा है, तो आपको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो न्यूट्रल रखना है, ठीक है। तो ऐसा अखबार पढ़ो जो थोड़ा सा न्यूट्रल हो। और इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड आता है एक आर्टिकल, वो बहुत अच्छा आता है, उसके आर्टिकल एडिटोरियल भी अच्छे आते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ो पूरे साल पढ़ो, और उसमें से नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। और वही है करंट अफेयर्स क्या होता है? वही होता है न्यूज़पेपर का ही होता है। जो मंथली कंपाइलेशन होती है उसमें भी न्यूज़पेपर का ही करंट अफेयर छाप रहे हैं आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा देके। तो न्यूज़पेपर भी पढ़ लोगे, मंथली कंपाइलेशन भी पढ़ लोगे, तो और क्या चाहिए करंट अफेयर में? एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं आप सबका देख लेना, वो कम से कम पढ़ते हैं, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। चारों तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी मैडम वो है, मेरे दोस्त ने उसने बता दिया, तो कंपाइलेशन सिर्फ एक तरफ फोकस रखो। जिस कोचिंग का करना है उस कोचिंग का करो, लेकिन एक कंपाइलेशन, एक न्यूज़पेपर करंट अफेयर के लिए काफ़ी है। नहीं, लेकिन स्टैटिक तो लिखना पड़ेगा ना। जैसे ज्योग्राफी के जो सवाल आते हैं वो मोस्टली स्टैटिक आते हैं मेंस में, तो स्टैटिक तो लिखना पड़ेगा। जब उसमें जैसे मैंने अर्थ को एक साइक्लोन का बता रहा था, तो साइक्लोन आ गया कि हाउ साइक्लोन फॉर्म्ड, ऐसे ही आ गया। तो आप साइक्लोन को लिखना तो पड़ेगा ना कि साइक्लोन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वो तो सारा स्टैटिक है, वो करंट अफेयर थोड़ी है, ठीक है। आप ये ऐड कर सकते हो उस क्वेश्चन में कि अभी रिसेंटली ये साइक्लोन आए और हम साइक्लोन से बचने के लिए ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ है, लेकिन स्टैटिक तो हमेशा यूज़ में है। तो स्टैटिक अच्छे से पढ़ो, और ऐसा नहीं कि स्टैटिक छोड़ देना है, स्टैटिक आधा टाइम एलोकेट कर दो, स्टैटिक भी पढ़ो, करंट अफेयर भी पढ़ो। हाँ। हम्म हम्म हाँ, तो स्टैटिक और अगर करंट अफेयर को जोड़ दोगे तो देखो, अगर आप जोड़ पा रहे हो और उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हो पेपर पे, तो मार्क्स तो आएंगे। करने का ही तो सारा खेल है, और उसके लिए प्रैक्टिस करो। उसको पहले मॉक में प्रोड्यूस करने की कोशिश करो। मॉक में पहले कोशिश करो कि एक आंसर मैं 7 मिनट में लिख पाऊँ, उसके बाद कोशिश करो कि मैं पूरा पेपर 3 घंटे में कर पाऊँ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ो कि मैं करंट अफेयर लिंक करना है, मुझे वो करना है, वो करना है। पहले पेपर कंप्लीट करो, ठीक है। तो एक एक स्टेप लो धीरे धीरे। तो इसके लिए आइडियल यही है कि आप पहले आंसर राइटिंग शुरू करो, बाद में जब प्रीलिम्स आ रहा हो तो प्रीलिम्स की तैयारी करो, और फिर मेंस आपके लिए रेडी होगा, आपके पास नोट्स होंगे, आपने पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो ठीक रहेगा। देखो, इसमें से 2 चीज़ें तो मैंने आपको बताई कि अवेयर आपको रहना है। वो न्यूज़पेपर पढ़ के रहोगे, या इंस्टा पे कोई बढ़िया चैनल देख रहे हो, या इधर उधर बातें कर रहे हो, तो वही अवेयरनेस होती है। आपको जानकारी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी अगर बंद कर दी तो आपको पता है कि क्या होती है, ठीक है। नहीं पता तो देख लो, सर्च कर लो, इतना करना है बस। और सेकेंडली कम रिसोर्सेज करने हैं, वो मैंने आपको बताया, वो कम रिसोर्सेज करने हैं, ठीक है। और तीसरी क्या बात बोली? एनालिटिकल स्किल, देखो वर्ड अच्छा है ठीक है। तो क्या होता है एनालिटिकल स्किल? मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो, एनालिटिकल स्किल ये वर्ड अच्छा है, लेकिन ये होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता है कि ऐसे मारोगे तो शॉट ऐसे ही जाएगा, और पहली बार तो मार नहीं पाओगे, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो तब जा रहा है।
तो वो एनालिटिकल स्किल है आपकी कि आपको पता है बॉल यहाँ टिप्पा खाएगी फिर मारोगे, तो वो कहाँ से आ रही है? प्रैक्टिस से। तो वो प्रैक्टिस अगर आप अच्छी करोगे तो सारी स्किल आ जाएगी आपके अंदर। तो एनालिटिकल स्किल ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कभी कि ऊपर से आती है, भगवान देता है कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकता, कि एनालिटिकल स्किल नहीं है मेरे अंदर, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो सारी स्किल आ जाएगी। स्किल क्या है? वही है कि आंसर कैसे एलिमिनेट करना है आंसर्स को, और मेंस में देखते ही कैसे लिखना है, वो सब प्रैक्टिस से होता है। उसका कोई रूल नहीं है, उसका कोई रूल नहीं है, वो डेली प्रैक्टिस है। और बताइए, और क्या टॉपिक? मेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास टाइम कम था, प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंस ही दिया है डायरेक्टली, और 3 महीने जो थे वो थे 2.5-3 महीने। तो मैंने क्या किया, अपने नोट्स ना बना के मैंने जो टॉपर्स के नोट्स थे, जैसे मैंने आपका अनिमेश प्रधान का बताया, इस तरह से और लोगों के भी नोट्स थे। ऐसे के लिए जैसे एक सर थे, बिहार के थे वो, एक बार एयर 1 आई थी उनकी, क्या नाम है, शुभम शुभम है ना, हाँ उनके नोट्स थे। तो वो ने ऐसे के लिए उनके नोट्स देखे थे। तो मैंने क्या किया था कि जितने भी सीआरपीएफ आर्मी जितनी बटालियन होती है ना सारी, सबके मैंने विकिपीडिया पे सर्च किया और सबके मोटो लिख लिए एक कॉपी में। तो फिर मैंने सोचा था ये कहाँ यूज़ करूँगा, एथिक्स में और ऐसे में। तो ऐसे में लेट कोई ऐसा टॉपिक आ गया जहाँ मुझे लग रहा है कि मोटो मैच कर रहा है उससे, तो कहीं ना कहीं वो मोटो डाल दो। तो ऐसा लगा कि आप तो बड़े डाइवर्सिफाई हो और आपके बहुत सारे व्यूज़ हैं, आप तो स्क्रिप्चर्स की भी जानकारी है आपको। और एथिक्स में तो हर आंसर में नीचे कोई ना कोई कोड डालो, स्टार्टिंग में डालो या लास्ट में डालो। ठीक है, तो उससे एथिक्स में तभी मार्क्स आ पाते हैं, क्योंकि एथिक्स में कितनी मॉरल बातें लिखोगे, एक टाइम के बाद आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो वो वहाँ से मैंने देखा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यही एनालिटिकल स्किल, यही स्मार्ट वर्क है। आप जो पढ़ रहे हो वो तो है ही, लेकिन जैसे मैंने बोला ना, मीन्स में आपको आंसर अपना अलग बनाना है, यूनिक बनाना पड़ेगा। तो यूनिक बनाने के लिए आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। ठीक है, हर पेपर में। तो इसके लिए आप क्या करो मैं बताऊँ, टॉपर्स कॉपीज़ होती है ना, टॉपर्स कॉपीज़ होती हैं जो वेबसाइट पे पड़ी रहती हैं, हर कोचिंग की वेबसाइट पे होती हैं। तो वो टॉपर्स कॉपी निकालो आप, और टॉपर कॉपी देखना टॉप रैंकर्स की। ठीक है, जैसे उनकी देखना, जैसे लास्ट ईयर जो आदित्य सर थे, ईयर 1 आई थी इनकी, जो पहले आईपीएस थे, उनकी आप आंसर कॉपी देखो और अपना आंसर देखो, आपको लगेगा कि मैं तो कर ही नहीं सकता। मैं तो आज तक सोच सकता हूँ मेंस लिखने तक कि मैं वैसा नहीं लिख सकता। उन्होंने रिगरस पढ़ाई करी है। आईपीएस में वो जब उनका हो गया, उसके बाद उन्होंने ईओएल लेके, ईओएल ली थी शायद, उसके बाद उन्होंने लगातार नोट्स बनाए हैं मेंस के लिए। और वही नोट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी लाइन है, बहुत अच्छे अच्छे डेटा फैक्ट जो आपने कभी सुने ही नहीं। मैंने उनकी आंसर कॉपी पढ़ी थी, टॉपर कॉपी जो थी, मैंने देखा ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये फैक्ट कहाँ से आ गया। वो ऐसे फैक्ट डाल रहे थे, तो वो कहाँ से आ रहे थे, उन्होंने कहीं से पढ़ा है ना। तो उन्होंने नोट्स बनाए हैं, उन्होंने नोट्स बनाए हैं डेली पढ़ पढ़ के। आप न्यूज़पेपर पढ़ देते हो, ख़त्म कर देते हो, अगला न्यूज़पेपर, अगला न्यूज़पेपर, उसमें कहीं पर एक ऐसा फैक्ट होगा जो 1 साल बाद आपको लगेगा कि मैंने सुना ही नहीं है, लेकिन वो बहुत काम आएगा। तो तभी तो वो नोट्स बनाने हैं, नोट्स मेकिंग ऐसे करनी है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स बहुत काम के आते हैं आपके। तो तो आप टॉपर्स कॉपी देखो और उनके आंसर लिखने का तरीका देखो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मुझे अभी आंसर लिखना है। ठीक है, और वो यूनिक बनाते हैं अपने आंसर को, वैसा यूनिक बनाना है आपको अपने आंसर को। ठीक है, तो वहाँ से भी आप पॉइंट्स ले सकते हो। जो तो टॉपर कॉपी है वो तो मॉक टेस्ट है, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एग्जामिनर को ये नहीं पता पड़ेगा कभी कि आपने कोई टॉपर कॉपी से लिखा है, आपका अपना व्यू हो सकता है। तो वहाँ से भी आप फैक्ट ले सकते हो। कल को आपको फैक्ट की कमी है, आपके पास ऐसे इंट्रो और कंक्लूजन की कमी है, तो टॉपर्स कॉपी से ही ले सकते हो। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपको 2-4 जगह देखो कि ये अच्छा है, जो सूट कर रहा हो वहाँ फोकस करो और उसी से फिर नोट्स बना दो। ठीक है, और नहीं डेडिकेटेड कोई मेंस के नोट्स नहीं थे। मैंने ये किया था कि जैसे हर टॉपिक का मेरे पास खुद नोट्स बनाने का टाइम नहीं था, तो जैसे हर टॉपिक का जो नोट्स थे, जैसे किसी टॉपर के हो गए या फिर बाहर कोई मिल गए, डिजास्टर मैनेजमेंट ही ले लो। डिजास्टर मैनेजमेंट का विजन का था एक, उसका नाम क्या था, जो मेन से पहले निकालते हैं लोग। ठीक है,
उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा था, तो मैंने वो ले ली थी और मैंने सिर्फ वही पढ़ा, बाहर से कुछ पढ़ा ही नहीं। और जो उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना था वो मैंने उसी के ऊपर लिख लिख के उसके ऊपर किया है, तो बाद में वही चीज़ पढ़ी जो लिखी होती। बस ये नोट्स बन गए। आपको नोट्स बना के कहीं सजाने थोड़ी हैं, म्यूजियम में दिखाने थोड़ी हैं। आपको अपने लिए समझ में आना चाहिए कि मेरे नोट्स हैं और मैं लास्ट मिनट में क्या पढ़ सकता हूँ। ठीक है, आपको अपने नंबर मैक्सिमाइज करने हैं और मॉक टेस्ट दो, और जो लगे कि और मैं ये भी लिख सकता था तो नोट्स में ऐड कर लो। अपनी जो मॉक की कॉपी हैं उसको भी नोट में ऐड करो, वो भी पढ़ो दोबारा। क्योंकि आप एक चीज़ जो एक टाइम लिख देते हो, अगले दिन वो नहीं लिख पाओगे, कुछ अलग ही लिखोगे। तो हो सकता है पहले दिन कुछ अच्छा लिख जाओ, तो आपको कभी ऐसा लगे कि यार ये तो आंसर मैंने कमाल ही लिख दिया आज तो उस आंसर को नोट कर लो कि यार ये तो बढ़िया आंसर है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे करके नोट्स बनाने हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने मैंने अभ्यास के 4 5 5 6 लिखे होंगे। हाँ, फुल लेंथ ले, और क्या फुल लेंथ ले। सेक्शनल टेस्ट नहीं लिखे थे, मेरे पास टाइम नहीं था, सेक्शनल टेस्ट कहाँ से लिखता मैंने फुल लेंथ लिखे थे। आपके पास टाइम है तो आप लिखो, बिल्कुल, वो फ़ायदा तो हो गई। और भी कोचिंग के थे मैंने लिखे थे, और भी कोचिंग के लिखे थे, तो मैंने करीब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 10 12 लिखे होंगे, लेकिन सारे फुल लेंथ थे, 3 3 घंटे के। तो 12 36 घंटे तो हो ही गए। तो आप अगर इतना बैठ पा रहे हो तो वो इम्पोर्टेंट है। इतनी 36 घंटे बैठने की प्रैक्टिस पहले, फिर जाके एग्ज़ाम में तभी तो लिखोगे। तो 36 तो मिनिमम है। देखो मैंने तो बहुत कम टेस्ट चीज़ लिखी है, आपको ज़्यादा लिखनी चाहिए, 15 20 टेस्ट तो लिखने चाहिए। तो वो आप पहले से लिखते आओ, आप पहले से लिखते आओ। मतलब अगर आप पहले दिसंबर से पहले ही लिख लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको आसानी रहेगी बहुत मीन्स में। आपको बहुत एक्सट्रीम पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो वो आइडियल तरीका है, वही करो। ठीक है, पहले आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग में क्या होता है, बहुत सारा कवर हो जाता है सिलेबस, तो प्रीलिम्स में भी फ़ायदा होता है। बाद में फिर MCQ टाइप के क्वेश्चन करो, वो फिर अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको नोट्स आपके हैंडी होंगे ही, तो आप उसमें एवेल्यूएशन करो फिर। ठीक है, मीन्स के लिए तो इतना ही बहुत है। मेरे पास, मैंने छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, तो फिर मैंने उस टाइम फुल टाइम पढ़ाई करी है 2 महीने। बाकी टाइम में ऑफिस आधा घर पे। तो जो ऑफिस में जो मुझे ऐसी चीज़ें लगती थी जो जहाँ ज़्यादा फोकस नहीं करना, मतलब रटनी नहीं है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, तो वहाँ बैठ के मैं ऑफिस में सबसे पहले जाके न्यूज़पेपर ही पढ़ता था। न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया डाउन टू अर्थ के वीडियोस देख लिए खाना खाते टाइम, या यूट्यूब पे कोई वीडियो पढ़ा है कोई, वो देख लिया। ठीक है, ऐसी चीज़ें जहाँ दिमाग नहीं लग रहा, फ्री कर सकते हो। क्योंकि ऑफिस में कलीग आपको डिस्टर्ब करेंगे कि अरे कुछ बोल देंगे, कोई अपने बच्चे की बता रहा है, कोई किसी का शादी हो रही है ठीक है, ऑफिस में अलग अलग चीज़ें होती हैं और बहुत एज डिफरेंस होता है, अलग तरह के लोग। कोई बहुत ही बड़ा आदमी, 50 साल से बात कर रहे हो आदमी से, कभी बराबर से बात कर रहे हो, तो कभी ऑफिस में दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें मैं ऑफिस में करता था जहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा हो, वो करता था। घर पे आके बिल्कुल जो स्टैटिक पार्ट जो आप कह रहे हो, जैसे दिमाग कहाँ नहीं लग रहा, PT वाली पढ़ने में पढ़ना ही तो है उसको, आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तो मैं वो ऑफिस में पढ़ता था, मैंने सोच लिया 20 पेज रोज़ ऑफिस में वही पढ़ूंगा। बस न्यूज़पेपर पढ़ा, वो 20 पेज पढ़े, और थोड़े वीडियो देख लिया अगर मन किया तो, बस इतना पढ़ता था मैं ऑफिस में। घर आके सारा स्टैटिक पार्ट जो मुझे याद करना है, जो याद रखने की ज़रूरत है, वो घर करता था। तो फोकस हो के अगर आप देखो, जैसे मैं तो 6 बजे ऑफिस से घर आ रहा हूँ, फिर मैं थका भी हुआ हूँ, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अगले दिन फिर ऑफिस जाना है। कभी कभी ऑफिस में लेट रोक लिया, कई चीज़ें होती हैं, तो विल होना चाहिए एक। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बताया था कि वाई होना चाहिए, कि क्यों करना है, कि भाई करना क्यों है, किसके लिए कर रहा हूँ। पता पड़ा कि घर वाले भी वो कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हो, हमारे लिए कर, और दोस्त भी कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा करके तू नहीं कर पाएगा, और सब कर ही रहे हैं, चारों तरफ मना ही कर रहे हैं, और मैं तो दूसरे उन्हीं के वैसे कर रहा था कि इनके लिए कर दूँ तो फिर क्या वाई रह नहीं गया कुछ। आपके मन में एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है, कि मैं ये करना चाहता हूँ मेरे लिए। ठीक है, सबके लिए आप करोगे ही, लेकिन एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए कि मेरे लिए, मुझे करना है, मेरा ये रीज़न है मुझे करने का, बस। तो वो आप बार बार याद दिलाओगे तो पूरा 6 8 घंटे रोज़ पढ़ लोगे। ठीक है, तो 6 8 घंटे पढ़ने हैं रोज़, बस, पूरा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया, मैं घूमने जाता था, मुझे ट्रैवल का शौक़ था, हॉबी भी मेरी ट्रैवलिंग लिखी थी। तो मैं तो बीच बीच में हर दूसरे हफ्ते कहीं ना कहीं घूमने जाता था, कहीं दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कभी किसी का बर्थडे है तो बर्थडे में बैठ गए, तो बैठे हैं,
तो मेरा पूरा ऐसा रहा ही नहीं कि मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ रहा हूँ। कभी मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, कभी मैं 2 ही घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, आपने सोचा अखबार पढ़ना है तो पढ़ना है, लेट आज नहीं पढ़ पाए, कल पढ़ रहे हो तो कल दोनों अखबार पढ़ने हैं, कल का भी पढ़ना है, समझे? ये करना है, 365 दिन अखबार पढ़ना है, हर दिन का अखबार पढ़ना है, कोई भी मिस नहीं करना, चाहे घर में कोई विपत्ति आ जाए। ठीक है, करना है। ठीक है, ये होती है कंसिस्टेंसी, बस ये है कंसिस्टेंसी। ये नहीं है कंसिस्टेंसी कि रोज़ 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। कंसिस्टेंसी ये है कि आज नहीं पढ़ पाए तो कल पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आज नहीं पढ़ पाए तो मूड खराब हो गया, यार क्या फ़ायदा, कल पढ़ नहीं पाया, अब तो कुछ हो नहीं सकता छोड़ ही दिया कई लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना, अगले दिन फिर से उठना है और फिर से पढ़ना है। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की अभी क्या एज है तुम्हारी? 20 साल है, अभी तो एलिजिबल ही नहीं हो तुम तो। है, ग्रेजुएशन हो रहा है, अच्छा दे सकते हो। यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो, क्लासरूम स्टूडेंट हो या फिर कहीं पर तैयारी कर रहे हो, तो यूपीएससी की तैयारी करो, साथ में सीजल दे लो, साथ में सीजल दे लो, पता पड़ जाएगा कैसा होता है पेपर। अगर ऐसा लगे कि नहीं ये तो आसानी से निकल जाएगा, तो अगले साल उसको करके एक जॉब ले लो, फिर यूपीएससी का आराम से बैठ के तैयारी करो मेरी तरह ठीक है, माइंड फ्री रहता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक जॉब है तो माइंड फ्री रहता है। ठीक है, तो ये करो बिल्कुल। क्योंकि आप अगर 8-8 10-10 साल 6-6 साल यहीं पे बैठे रहोगे तो सब लोग परेशान होते हैं आपके आसपास। ठीक है, तो क्यों ना हम स्टेबल हो जाएं, उसके बाद हम मन लगा के पढ़ाई करें। तो मेरा ऐसा ही था, मैं तो स्टेबल हो गया, उसके बाद मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे पे कभी प्रेशर नहीं बनाया, ना मुझे कोई एक्सपेक्टेशन थी मेरे ऊपर किसी की। तो मैंने सब बिना बताए सब कुछ ऐसे ही किया, खुद ही किया और हो गया। तो आपके पास एक वाई होना चाहिए कि मैं क्यों करना है। ठीक है, और लोगों की बातें सुनो और निकाल दो। ठीक है, ज़्यादा किसी की हाई तौबा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, So like in, no, I can speak like that. जैसे लक्ष्मीकांत में ऐसा करो, जैसे 30 चैप्टर हैं तो रोज़ एक चैप्टर पढ़ूंगा, हो गया 30 दिन में कंप्लीट। जैसे आपने 8 घंटे पढ़ना है, तो मेरा क्या था कि 4 घंटे जीएस, 4 घंटे ऑप्शनल। ठीक है, अब 4 घंटे ऑप्शनल में 2 घंटे पेपर 1, 2 घंटे पेपर 2, ऐसे सेग्रीगेट करो। अब 4 घंटे जीएस तो 1-1 घंटे चारों जीएस। ठीक है, उसमें जो 1 घंटे जो GS2 आ रहा है उसमें लक्ष्मीकांत करो, और जी 1 घंटा जो GS बना रहा है उसमें कुछ हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का पढ़ो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप रोज़ सब कुछ पढ़ रहे हो और धीरे धीरे पढ़ रहे हो और आपका सब कवर होता जा रहा है, समझ रहे हो? तो 3 महीने में आप सिर्फ लक्ष्मीकांत खत्म नहीं करोगे, आप बहुत सारी बुक एक साथ खत्म कर रहे हो, तो इस तरह से कर सकते हो, है ना? और बताओ। बताओ और क्वेश्चन कोई? हाँ, एज नहीं, एज क्या मैटर करती है? नहीं करती। मैं तो देखता हूँ ज़्यादातर लोगों के लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं तो कुछ लोगों के फर्स्ट भी हो जाते हैं, तो एज नहीं मैटर करती। आपका एज से क्या फ़र्क पड़ता है बताइए? मेंस आप दे रहे हो, मेंस में अच्छे मार्क्स आए आपके, आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में कम भी आ गए तो क्लियर हो गया अगर मेंस के मार्क्स से, तो एज का क्या फ़र्क पड़ा? अगर ऐसा बायस होगा लेट कोई, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ना ना, ऐसा कोई बायस नहीं है। मुझे लगता है बायस एज वालों की तरफ होगा कि भाई बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है, इसका करो कुछ तो ऐसा कोई बायस नहीं है ना। ऐसा कोई बायस है हिंदी इंग्लिश का, जैसे मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया है, तो ऐसा कोई बायस नहीं है कि मैंने हिंदी में दिया तो मेरे साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया गया कि मुझे ऐसा लगा हो, और मुझे डिसेंट मार्क्स आए हैं, मतलब और आ सकते थे, वो मेरी गलतियाँ रही होंगी, लेकिन ऐसा कोई बायस नहीं है किसी भी प्रकार का। इंटरव्यू में कोई बायस नहीं है, वो जानते हैं कि आप बहुत पढ़ लिख के आए हो और मेंस क्लियर करके आए हो और वहाँ बैठे हो उन लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो, तो आपकी वैल्यू है, आप टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। वो बिल्कुल आपको समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल उनके बराबर हो, कल को आप IAS बन सकते हो, तो उनको, वो तो सब रिटायर्ड हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, कल को बनोगे आप IAS, तो वो आपसे अच्छे से ही बात करेंगे, सब अच्छा से होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
हाँ, इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू पहली बात तो इंटरव्यू नहीं होता, पर्सनैलिटी टेस्ट है नाम उसका, तो वो कोई इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू के बारे में ये बोलूँगा कि जैसे मॉक इंटरव्यू आप देखते हो जो यूट्यूब पे, जो कैजुअल है बैठने का तरीका और ये सब, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू बहुत अलग होता है। मॉक इंटरव्यू में क्या करेंगे, आपको ग्रिल करने की कोशिश करेंगे। कोई भी कोचिंग वेरी करता है। कोई कोचिंग वाला किसी साल आपको बहुत ग्रिल कर रहा, फैक्चुअल सवाल पूछ रहा, जैसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैं मथुरा को तो पूछ ले जाएगा मथुरा में पॉपुलेशन कितनी है, मथुरा में बताओ फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, कुछ भी, मतलब बेतुके सवाल है जिनका कोई मतलब नहीं। आपको ये सब पता नहीं होना चाहिए, आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा। तो मॉक इंटरव्यू में ऐसा करते हैं। मॉक इंटरव्यू में क्या करते हैं कि उनको व्यूज़ चाहिए, ठीक है, कल को व्यूज़ चाहिए उनको, और वो उसको काट काट के रील बनाएंगे, उसमें शॉर्ट्स बनाएंगे। तो उनको ऐसे क्वेश्चन चाहिए कि हाँ क्या क्वेश्चन पूछ लिया। और जैसे आप शॉर्ट्स में भी देखते होगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा, आईएएस का क्वेश्चन, लेकिन वो सब मॉक इंटरव्यू है भाई, असली इंटरव्यू नहीं है वो। असली इंटरव्यू बिल्कुल कन्वर्सेशन होता है, जैसे मैं और आप कर रहे हैं, कि मैं आपसे बोल रहा हूँ और सत्यम का जैसे मेरे से था कि अच्छा और सत्यम बताओ, तुम वहाँ नौकरी करते थे, मैं नोएडा अथॉरिटी में था, क्यों नौकरी छोड़ दी, मेरे से ऐसे सवाल पूछ रहे थे। तो ऐसे करके पूछ रहे, ऐसे थोड़ी कि अच्छा सत्यम क्यों छोड़ी, 5 पॉइंट बताओ कि नौकरी क्यों छोड़ी, 3 पॉइंट बताओ क्यों नहीं छोड़नी चाहिए थी। कोई मतलब थोड़ी इस बात का। तो वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि क्यों छोड़ दी यार, क्यों छोड़ दी। तो मैंने कही कि सर वहाँ कैरियर प्रोग्रेशन इतना अच्छा नहीं था। तो कह रहा वहाँ पैसा तो था, फिर क्या छोड़ दी तुमने। तो वो लोग ऐसे बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे, मतलब जैसे कोई भी नॉर्मल आदमी एक दूसरे से बात करते हैं। वो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं पता, तो आप कि नहीं फ्लो में गलत बता देता हूँ, इनको क्या पता, ठीक है। ऑनेस्टी देख रहे हैं, इंटीग्रिटी देख रहे हैं, कि आपके आने जाने का तरीका देख रहे हैं, ठीक है। आप डिसेंसी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे वो लोग बहुत मजाक करने लग गए, बहुत फ्रैंक हो गए, और आप भी फ्रैंक हो गए, अरे नहीं सर क्या बात कर, तो ऐसा तो होगा ही। तो वो पर्सनैलिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ इंटरव्यू का ऐसा है कि आज भी आप जाओगे ना इंटरव्यू देने, आपके उतने ही मार्क्स आएंगे जितने बाद में आने हैं, ठीक है। और हो सकता है अगले दिन जाओ तो अंदर अलग मार्क्स आएँ। तो इंटरव्यू वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन यही है कि जैसे आप जब इंटरव्यू तक पहुँचोगे तो जहाँ से आप आए हो उसके बारे में जान लो, ठीक है। कॉलेज से पढ़े हो वहाँ से उसके बारे में जान लो, जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसके बारे में जान लो, अपने ऑप्शनल के बारे में पता होना चाहिए, क्या ऐसे लिखा था पता होना चाहिए, अपने माँ बाप के बारे में पता होना चाहिए, भाई के बारे में पता होना चाहिए, या फिर और मतलब करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि नहीं, ये सब है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ये सब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। और इंटरव्यू अगर आपका हो जाता है तो आप तैयारी करोगे ही, उसकी प्रिपरेशन करोगे ही। तो एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं है इंटरव्यू में कि मैं आपको ऐसा चीज़ बता दूँ कि ये कर दोगे तो आप तो पक्का है इंटरव्यू आपका। क्योंकि मैं भी देख के आया हूँ, उसमें कुछ नहीं है, उसमें बिल्कुल रैंडम होता है। किसी से बहुत स्ट्रिक्ट इंटरव्यू लेते हैं वो लोग, कि बिल्कुल ऐसा सीधा फेस बना के इंटरव्यू लेंगे कि आप देखो कि यार इन लोगों ने बड़ी बदतमीजी की मेरे साथ। और सेम बोर्ड अगले कैंडिडेट से बहुत प्यार से बात करेगा। मेरे साथ हुआ था, मेरे से पहले जो 2 लड़के गए उनसे बहुत प्यार से बात की गई, बड़े प्यार से, और बेटा और ये, उनके मार्क्स 150 भी नहीं आए हैं, ठीक है। और मैं गया तो मेरे से बड़े वो स्ट्रेट फेस में थे। मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड था, वो IFS थे। तो ये है कि मैंने IFS बाद में भरा था, तो हो सकता है उनके दिमाग में रहा हो ये बात भी। तो वो मेरे से बड़े स्ट्रेट फेस में थे, वो बिल्कुल ऐसे देख रहे बैठ के, ऐसे लगातार देखे जा रहे थे और कोई एक्सप्रेशन नहीं। जबकि जो 2 और लोग थे वो बहुत हंस के बात कर रहे थे। तो आप यू नेवर नो ना कि कौन कैसे करता है। मेरे बाद में क्या, उसके भी साथ भी स्ट्रिक्ट व्यवहार किया, उसके भी 170 मार्क्स है, उसका हो नहीं पाया, लेकिन 170 उसके भी मार्क्स है। तो आपसे स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ख़राब हुआ इंटरव्यू, आपको पता पड़ा कि 200 नंबर दे दिए। और बहुत प्यार से बात करते हैं, जैसे कई बोर्ड हैं ऐसे जो मैंने सुना है, बहुत प्यार से बात करते हैं, अरे बेटा बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल अंदर इंटरव्यू के बोर्ड में अंदर, वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया। और बाद में उनके मार्क्स ही नहीं आ रहे इंटरव्यू में। तो पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में पर्सनैलिटी आपकी पूरे साल भर बनती है। तो साल भर आप अपने अवेयर रहे हो अपने चीज़ों के बारे में। एक एक्स्ट्रा चीज़ ये कर सकते हो कि आप जिस लोकेलिटी से आते हो,
जिस शहर से आते हो उसकी लोकल न्यूज़ पढ़ लो कभी कभी, ठीक है, तो वो बाद में काम आ जाती है। बस इतना ही कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। वेरी गुड, वेरी रिलीव्ड, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो रिलीव फील होता है कि अब पेपर नहीं देना दोबारा दोबारा पढ़ाई नहीं करनी, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसी पढ़ाई करो यार कि पहली बार में ही क्लियर हो सब, ठीक है। मैंने बोला ना, आइडियली पढ़ाई करो, आंसर राइटिंग करो, फिर प्रीलिम्स की करो, कि पहली बार में ही सब क्लियर हो, दोबारा देना किसी का मन नहीं करता। मैंने कई देखे 4-4-5 बार मीन्स दे रहे हैं, बेचारे हो नहीं रहा, तो वो कितनी पढ़ाई बार बार कर रहे होंगे। मैंने एक बार मीन्स दिया और हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मीन्स में बहुत लिखना पड़ता है और बहुत माइंड से बड़ा पेशेंस चाहिए, लगातार लिखना है। हो सकता है कभी पेपर अच्छा नहीं होता एक पेपर, लेकिन आपको दूसरा पेपर शाम को फिर देना है, तो बड़ा पेशेंस चाहिए। और बार बार जो लोग दे रहे हैं, तो इसलिए आप ऐसी तैयारी करो कि एक बार में क्लियर हो, एक बार में करो सबकी तैयारी, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि मैं टेस्ट मैच के लिए आया हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर यहाँ पे कि पहले एक बार में प्रीलिम्स करूँगा, फिर अगले दिन मेंस करूँगा, फिर इंटरव्यू नहीं होगा, फिर इंटरव्यू करूँगा। एक बार में सब करो, फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए, या फिर जो भी अटैम्प्ट है आपका, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो रिलीफ फील करोगे आप, जैसे मैं फील कर रहा। अब मुझे ये नहीं है कि और रैंक आ जाती है, हो जाती है, ठीक है, हो सकता था, लेकिन अब एग्ज़ाम तो नहीं देना कम से कम ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और बताओ, ठीक है, कंक्लूड करें? हाँ सर, कंक्लूड करें? हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच।